welcome, welcome, welcome. Very, 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 and very, very good morning, everyone. And good morning, everyone. कैसे हैं आप सारे लोग? जल्दी से बता दीजिए मुझे. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गाइस. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, एवरीवन. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो में. जल्दी जल्दी आ जाएंगे सारे के सारे लोग. मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए एक बार. बता दीजिए कि क्या आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट. यस, सब कुछ एकदम बढ़िया सर, है ना. चलिए सर, क्या बात है, क्या बात है. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. ठीक है, चलो. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, वैसे मैं बता दूं, ये लेक्चर शायद ऐप के ऊपर अपलोड हो रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अभी आपको कम मिलेंगी. इसलिए मिलेंगी क्योंकि वो यूट्यूब से डाउनलोड करके मतलब डाल रहे हैं ना. तो आजकल वो यूट्यूब से डाउनलोड करके अगर डालते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ही कम देता है यूट्यूब, है ना. पर ठीक है, वो जो बाद में अपने ऐप के ऊपर शिफ्ट होंगे. इनफैक्ट मैं आज का लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, तो जो 7th नंबर का लेक्चर आपका अपलोड होगा ना, आप उसकी क्वालिटी देखना. आप ये मत समझ लेना कि अरे ये ऐप के ऊपर इतनी कम क्वालिटी क्यों आ रही है करके. वो यूट्यूब से डाउनलोडेड लेक्चर है, इसलिए वैसा होता है. ठीक है. चलिए सर, क्या बात है. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. सर आज टैक्स की क्लास है क्या? नहीं बेटा, आज मैं टैक्स तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अभी लॉ ही पढ़ाऊंगा आपको, है ना. तो रिस्पेक्टिव टीचर बताएंगे ना बेटा. मुझे बताओ आप कैसे सवाल कर रहे हैं. अरे यार, क्या हो गया इसको. हेलो हेलो हेलो. एक मिनट रुको जरा. भूल तो नहीं गए बेटा आप, है ना. फिर गजब करते हो भाई साहब. बहुत ही हो गया, हद ही हो गई है. नहीं, चलो. आओ दोस्तों, फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाइए सर. आओ, ध्यान दो दोस्तों. अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, कल से हमारी जो क्लासेस चालू हो रही है बेटा, ये ऐप के ऊपर कल या परसों से ऐप और ये दोनों चलेंगे. मतलब क्या, ऐप के ऊपर भी क्लास होंगी और यूट्यूब के ऊपर भी क्लास होंगी. ताकि कुछ बच्चों को अगर ऐप के ऊपर कोई दिक्कतें आती है तो हमारे बैकएंड टीम को फॉर्म एप्लीकेशन डाल सकता है. फिर आपको कॉल बैक आ जाएगा टेक्निकल टीम से और वो आपको मदद कर देंगे. ठीक है ना. तो वैसे तो कोशिश करना कि आप ऐप के ऊपर ही कल की क्लासेस करो. लेकिन आप समझिए बात को, मान लो किसी कारणवश आपका ऐप नहीं चलता है, आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है, तो आप क्या कीजिएगा, फिर आप यूट्यूब के ऊपर क्लासेस कर सकते हैं. ठीक है. चलिए बेटा जी, आ जाएंगे. पहले, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 7 के अंदर. अभी हम लोग यहाँ पे क्या, सॉरी, डे 8 के अंदर. सबसे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 7 का जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको पूरा रिवाइज कर डालेंगे. पूरा दनादन एक बार देख लेते हैं कि कल अपन लोगों ने क्या क्या देखा था. सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 9 में इफेक्ट ऑफ, क्या देखा था बताइए जल्दी से. सर इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा था. कि सर अगर कंपनी, या इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसे बोला जाता है, ठीक है ना. तो सर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिख देता हूं कि सर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है आरओसी के पास, तो उसका इफेक्ट क्या है. क्या है बोलो जल्दी से, उसका इफेक्ट क्या है. जैसे देखो सर, अगर कोई पर्सन है बेटा, वो एप्लीकेशन डालता है आरओसी के पास, आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती है, तो मैं कहूंगा आपके साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, ऐसा माना जाता है. और जैसे ही जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जिस दिन कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर तारीख लिखी होती है, वो तारीख के बाद कंपनी के सारे फीचर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं. यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन हो जाती है. कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है. कंपनी वो सारी चीजें कर सकती है बेटा, जो एक मतलब सीधी सी बात है, जो बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स हम लोग पढ़ते हैं ना, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, वो सारे फीचर्स कंपनी के एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है सर. उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है. सर फिर बात करेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 4 को लेके. सर सेक्शन नंबर 4 किस बारे में बात करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए को लेके चर्चा करता है. सर ये सबसे पहली बात बता दीजिए, ये एमओए का मतलब क्या होता है. तो एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ, वाह क्या बात बोला है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी है बेटा. क्या है बोलो जल्दी से, ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी है. सर ये चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी का अर्थ क्या होता है. चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी का अर्थ ये होता है बेटा, एक मिनट रुको रे. हेलो 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 हेलो. हाँ, आवाज आ रही है ना. परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट. एक मिनट रुको थोड़ा सा. हाँ चलो. तो मैं क्या बोल रहा था.
हाँ सर, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का अर्थ ये होता है बेटा कि ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी है। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी है, ऐसा हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम को कहते हैं, जिसे चार्टर्ड डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। इसके अलावा ये कंपनी का रिलेशनशिप बताता है किसके साथ? सर ये कंपनी का रिलेशनशिप बताता है किसके साथ? बताता है, बोलो जल्दी से। सर ये कंपनी का रिलेशनशिप बताता है विद द आउटसाइडर्स। किसके साथ? बोलो, आउटसाइडर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बताते हैं। आप जानते हो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एमओए और एओए, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जाके आरओसी के पास फीस जमा कर सकता है, और जब वो आरओसी के पास फीस जमा करता है तो वो एमओए और एओए को एक्सेस कर सकता है। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि आप और मैं अगर आरओसी को फीस दे तो वो रिलायंस का एमओए अपने को शो करेंगे? बिल्कुल। सर आप और मैं इन्फोसिस का एमओए देखेंगे? बिल्कुल। सर आप और मैं टीसीएस का एमओए देखेंगे? बिल्कुल भाई बिल्कुल। मतलब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी व्यक्ति जाके फीस अगर पे करे तो ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। बराबर है क्या? ओके सर, चलिए अब देखो क्या सर, अगर मैं बात करूं आपके साथ तो अब मैं आपको मैटर्स ऑफ एमओए के बारे में बताने जा रहा हूं। सर मैटर्स ऑफ एमओए के अंदर क्या आता है? मैटर्स ऑफ एमओए का अर्थ ये होता है बेटा कि इसके अंदर कौन सी बातें लिखी गई है। क्या कह रहा हूं मैं? बोलो सर, एमओए के अंदर कौन सी बातें लिखी गई है, जरा ये बता दीजिए। तो एमओए के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपके साथ, एमओए के अंदर सबसे पहला नेम क्लॉज दिया गया है, जहां पे सर जो कंपनी होती है, अगर ये पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड या लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है, और सर अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो कौन से शब्द का प्रयोग होता है? देख लो यहाँ पे, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बोलो जल्दी से। प्राइवेट लिमिटेड शब्द का ये प्रयोग होता है। ठीक है, ओके सर। अगला पॉइंट देखो क्या, रिजर्वेशन ऑफ नेम को लेके। सर देखिए, अगर कोई कंपनी प्रपोज्ड है बेटा, न्यू कंपनी है, तो वो स्पाइसी फॉर्म फिल करती है। सर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसको नाम को बदलना है तो रन फॉर्म फिल करती है, जिसका अर्थ होता है रिजर्व यूनिक नेम। सर जिस दिन आपने ये अर्जी लगाई है वहां से 15 दिन के अंदर अगर आप चाहो तो रेक्टिफाई भी कर सकते हो। अगर आपसे फॉर्म एप्लीकेशन देते वक्त कुछ मिस्टेक हो गई थी तो आप क्या दे सकते हो? सर बताइए मुझे जल्दी से। सर आप यहाँ पे रीसबमिट या रेक्टिफिकेशन फॉर्म भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था कि सर जो नाम है ना एमओए के अंदर, वो क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिसेंबल नहीं करना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से। सर उसके अंदर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना जो ऑफेंस हो किसी दूसरे लॉ के अंतर्गत। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो अनडिजायरेबल नाम नहीं होना चाहिए। नाम के अंदर कुछ ऐसा इंप्रेशन या ऐसे शब्दों का मत प्रयोग करना जो ये इंप्रेशन दे कि आप एसोसिएटेड हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से। और कुछ शब्द मत पढ़ना जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था। सर मुझे बताइए, आप ये जो रिजर्वेशन, नाम को रिजर्व करने के लिए जो आप फॉर्म भरते हो, ऊपर जो आपने रन फॉर्म बताए या जो आपने स्पाइसी फॉर्म बताए, तो देखो अगर कोई नई कंपनी है ना तो आरओसी 20 दिन के लिए नाम को रिजर्व करके रखता है। मतलब वो कोई दूसरे व्यक्ति को वो नाम को अलोकेट नहीं करेगा। ठीक है सर, मान लो 20 दिन में फेल हो गए तो बोलेगा 1000 रुपए दे और 20 दिन का और एक्सटेंशन ले। वो भी आप फेल हो गए तो बोलेगा 2000 रुपए दे और 20 दिन का एक्सटेंशन ले। सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई ओल्ड कंपनी है, जैसे रिलायंस, पहले रिलायंस का नाम नाइलॉन लिमिटेड था, तो उसके बाद उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करना था, तो सर जब ऐसी कंपनी, ओल्ड कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी अगर एप्लीकेशन डालती है ना तो पहली बार में उनको 60 डेज का एक्सटेंशन मिल जाता, मतलब 60 डेज के लिए नाम रिजर्वेशन मिल जाता है। उनको ऐसा अलग अलग करने की जरूरत नहीं, उनको एक ही बार में वन शॉट 60 डेज यहाँ पे मिलते हैं। सर अगर आप चाहो तो वन शॉट 40 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो, अगर 3000 रुपए आपको देना है तो। ठीक है ना, ओके सर। अब देखो क्या, ये बड़ा जबरदस्त चीज थी। सर अगर आपने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन, झूठी इंफॉर्मेशन दी आपने नाम को बनाते वक्त, है ना, तो ऐसे केस के अंदर हो सकता है आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो नाम को कैंसिल करके पेनल्टी लगा देंगे 1 लाख तक। और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो आपको फोर्सफुली 3 महीने में नाम चेंज करने लगाएंगे, ओआर पास करके स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं आपके नेम को, और वाइंडिंग अप भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? बोलो, वाइंडिंग अप भी। सर सिचुएशन क्लॉज बहुत ही सिंपल था, जो ये कहता है कि जब आप एप्लीकेशन डालते हो कंपनी बनाने के लिए तो अपने नेम ऑफ स्टेट मेंशन करना चाहिए जहां पे आपका आरओ सिचुएट होने वाला है। ठीक है ना, जरूरी ये है बेटा कि यहाँ पे डोमिसाइल हम लोग सेट करना चाहते हैं जुडिशियल एस्पेक्ट से और फिजिकल एस्पेक्ट से। इसके अलावा हमने देखा था कि सर ये बताता है कि कौन सी जगह हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहने वाले हैं,
देखो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि सर जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, जो अपन पढ़ते हैं ना 11वीं 12वीं से बेटा, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, बैलेंस शीट, पीएनएल, वाउचर्स, वेरिफिकेशन, इनवॉइस, ये सारे जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये कहाँ पे रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे कौन से जगह पे, बोलो जल्दी से। सर ये रखे जाते हैं प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है, ये प्लेस मतलब जगह, और कौन सी जगह, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में, ठीक है ना। ओके, यानी कि कल अपन ने वो जो नरीमन पॉइंट वाला एड्रेस देखा था रिलायंस का, अगर आपको रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना है तो आपको नरीमन पॉइंट वाले वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। ओके सर, ये इंपॉर्टेंट था। ये क्या देखा कि सर जिस समय हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, अब देखो इनकॉर्पोरेट करने के लिए तो हमने केवल और केवल स्टेट का नाम बताए थे, हमने कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दिए थे। तो इनका कहना है कि इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन में, क्या बोला बताइए सर, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ वहां से 30 दिन के अंदर आपने क्या करना है, आरओ को डिसाइड करना है कि आपको आरओ का, रजिस्टर्ड ऑफिस का एग्जैक्ट एड्रेस आपका क्या रहने वाला है। क्या कहा मैंने, बोलो, रजिस्टर्ड ऑफिस का आपका एग्जैक्ट एड्रेस क्या रहने वाला है वो डिसाइड करना है, जो केपेबल होना चाहिए बेटा रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशन का। याद है मैंने आपको रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग का पार्ट बताया था कि जैसे मैंने कर्नाटका में एक पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिया था जो सिर्फ जीएसटी के पर्पस के लिए था, वहां पे ना कोई मेरा बंदा बैठता था ना मेरा कोई ऑफिस था, लेकिन एक मेरे पास एक प्रॉपर एड्रेस और रेंट एग्रीमेंट आया था जिसकी मदद से मुझे जीएसटी नंबर मिल गया था, ठीक है। लेकिन आजकल वो चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर फिजिकली विजिट करते हैं साइट को और उसके बाद जीएसटी नंबर देते हैं, ठीक है। ओके सर जी, चलिए परफेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। सर अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बोलने जा रहा है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से, आ जाओ सारे के सारे लोग, चालू करें, बोलो मुझे जल्दी से, आर यू रेडी गाइस, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताओ। यस सर, आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो दोस्तों। अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, देखो 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 सर, आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे। सर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, आज हम लोग पढ़ेंगे नए क्लॉजेस के बारे में। दो चीजें पढ़ लिया हम लोगों ने। पहली चीज क्या पढ़ी हम लोगों ने बताइए, नेम क्लॉज के बारे में पढ़ा, और दूसरे किसके बारे में पढ़ा, सिचुएशन क्लॉज के बारे में पढ़ा। पूरा चीन टपाक टप, है ना। आ जाइए सर, अब देखो क्या, अब आज हम लोग यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं यार, कल नोट्स अपलोड नहीं हुए थे क्या मेरे, है ना। देखो अभी मैंने अपडेट तो कर दिया हूँ कल तक के पूरे नोट्स, पता नहीं कल से यार वो अपडेशन फेल हो रहा है, पर अभी देखो फटाफट बैकअप हो गया। अभी आप क्लास में हो ना यार, इसलिए, है ना, आपके सामने नाटक नहीं किया, नहीं तो जब से बहुत नाटक कर रहा था, क्या बताऊं मैं आपको। आओ देखो, अब शायद अपडेट हो चुका है, चलो पर कोई दिक्कत नहीं, आओ ध्यान दो दोस्तों, सारे लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे क्लॉज के बारे में, और हमारा तीसरा क्लॉज कौन सा है बताओ जल्दी से। सर हमारा थर्ड क्लॉज है यहाँ पे, थर्ड वाला जो पॉइंट है, थर्ड क्लॉज जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज। कौन सा है बोलो जल्दी से, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में सर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस। क्या मतलब होता है बोलो जल्दी से, पर्पस मतलब होता है। ओ सर, मतलब आप ये कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अभी जो तीसरे नंबर का क्लॉज है उस क्लॉज का नाम क्या है, उस क्लॉज का नाम है ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या है बोलो जल्दी से, उस क्लॉज का नाम है सर ऑब्जेक्ट क्लॉज, के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है पर्पस। क्या होता है बोलो जल्दी से, पर्पस। देखो हर एक कंपनी को है ना ये क्लॉज डालना होता है, मतलब जब वो अपने एमओए बना रही है ना उसके अंदर उनको इसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा। पर सर इसके अंदर होता क्या है, देखो इसके अंदर होता है पर्पस फॉर विच कंपनी इज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। क्या कहा मैंने, बोलो, पर्पस फॉर विच कंपनी इज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है आप लोगों के साथ कि आखिर जो कंपनी बन रही है ये कंपनी कौन से मोटिव से बन रही है। ऐसा नहीं होता कि आप कंपनी खोल लो, जो मन में आया वो धंधा करो, आज बड़ा पाव का धंधा करो, कर चाय का धंधा करो बेटा, फिर और काय का धंधा करो, ऐसा नहीं होता। आपने पहले से डिसाइड करके रखना है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटीज आपको करना है, ये आप पहले से डिसाइड करके रखो। क्या करके रखो बोलो जल्दी से, ये आप पहले से डिसाइड करके रखो। यानी मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ कंपनी, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं बोलो, व्हाट इज मेन मोटिव ऑफ कंपनी, आखिर कंपनी करना क्या चाहती है, ऐसा। जैसे देखिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा,
गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी खुलती है, तो इनका मेन मोटिव क्या होगा बेटा? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या टीवीज को? नहीं सर। ये क्या करते हैं सर? ये ट्रेडिंग करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। समझ रहे हैं क्या बात को? ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऐसा मैं बोल सकता हूं सर। मान लो अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड, अब ऐसे केस के अंदर हमारा एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होगा? इंपार्टिंग एजुकेशन फॉर सीए स्टूडेंट्स, ऐसा मैं बोल सकता हूं, है ना? फॉर सीए स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, इतना स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ मैं ऐसा डाल सकता हूं, इंपार्टिंग एजुकेशन टू सीए स्टूडेंट्स करके, बराबर। तो ये हमारा मेन मोटिव हुआ कि आखिर कौन से पर्पस से कंपनी बनाया जा रहा है, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? बोलो ऑब्जेक्ट। और इस बात को जब आप डालते हो किसके अंदर? इस बात को जब आप डालते हो एमओए के अंदर, तो वो जिस कैटेगरी के अंदर आता है उसे ऑब्जेक्ट क्लॉज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से मुझे। उसे ऑब्जेक्ट क्लॉज यहां पे बोला जाता है। ठीक है, चलिए सर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला गया, अच्छे से फोकस करना, ध्यान देना यहाँ पे। सर इनका कहना है कि यहाँ पे एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर विच, ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर विच, फॉर विच, ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड, प्रपोज टू बी सिचुएटेड। ठीक है ना? यस सर। ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। अब जैसे पूछ रहे हैं कि सर टाटा के ऑब्जेक्ट क्लॉज में इतने सारे ऑब्जेक्ट होंगे, नहीं बेटा, टाटा की अलग 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 कंपनीज होती है। जैसे टीसीएस का काम है बेटा यहाँ पे, वो आईटी से रिलेटेड सर्विस देती है। टाटा मोटर्स जो होती है वो व्हीकल्स बनाती है। टाइटन जो होता है वो घड़ी बनाता है। ये सारी अलग अलग कंपनीज है जो एक ग्रुप का पार्ट है। अब समझ रहे हैं क्या? तो ये जो रिस्पेक्टिव कंपनी ओपन हुई है उनके अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट क्लॉजेस होंगे। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, अब समझो बात को। जैसे देखो, अगर मैं कहूं ना आप लोगों के साथ, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जैसे देखो, मैं अगर मोटा भाई की बात करूं ना बेटा, अपने रिलायंस में मैं अगर बात करूं ना, तो देखो रिलायंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है। सर रिलायंस के अंदर अगर आप देखेंगे ना, रिलायंस गैस है सर, इसके अंदर वूट है, रिफ्रेश है, रिलायंस डिजिटल है, फिर इसके अलावा जियो है, फिर ये देखो कितने सारे, ये पूरे के पूरे रिलायंस के धंधे है बेटा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक ही कंपनी के अंदर है करके, नहीं नहीं नहीं, इनकी रिस्पेक्टिव अलग अलग कंपनीज हैं। इनफैक्ट अगर मैं रिलायंस जियो की भी सिर्फ बात करूं ना आपके साथ, तो जियो में भी दो अलग है, एक टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड अलग है बेटा, और फाइबर ऑप्टिक केबल्स वाली कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है वो अलग अलग है। मतलब दोनों कंपनीज अलग अलग बना रखी है, और उसका स्टेक जियो, एक जो मेन कंपनी, उसने ले रखा है, और इस मेन कंपनी का स्टेक रिलायंस ने ले रखा है। समझ रहे क्या आप बात को? तो ये सब जो है ना बेटा, ये पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज है, ये पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज है जो रिलायंस ऑफर करता है। तो ऐसे केस में ये सारी कंपनीज अलग अलग है, और सारे कंपनीज का अपना अलग अलग एमओए होगा और एओए होगा। अब समझ रहे हैं क्या? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसका मेन काम है बेटा ऑयलिंग से, ऑयल से रिलेटेड मेन काम है इसका, क्रूड ऑयल और जो बाकी ऑयल वगैरह से इंडस्ट्रीज का है, उसका मेन काम है। अब समझे क्या? तो उसके रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो वही मेंशन करेंगे उसके अंदर, बाकी तो उसने क्या स्टेक लेके रखा है दूसरे कंपनीज में, है ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ू क्या मैं? ओके सर, ध्यान दो यहाँ पे। चलो अब देखो क्या, तो ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी प्रपोज टू बी सिचुएटेड, सर वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में डाला होता है। अब जरा सोच के बताना, देखो अच्छे से ध्यान देना बेटा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो सर ये एमओए है, एमओए ने है ना इतना ऑब्जेक्ट बताया है, क्या काम है ना, बोलो जल्दी से। सर एमओए ने इतने ऑब्जेक्ट्स बताए, ये जो लाइन है ना, लाइन जितने एमओए ने ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। तो आप खुद सोच के बताना मुझे, क्या मैं कोई ऐसा एक्ट कर सकता हूं क्या जो ऑब्जेक्ट के बाहर है? देखो ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर जो बातें ऑब्जेक्ट के अंदर है वो मैं कर सकता हूं। एक्ट, एक्ट का मतलब होता है एक्टिविटी, ठीक है ना? ओके कि सर जो विद इन ऑब्जेक्ट वाले काम है वो तो मैं कर सकता हूं, लेकिन सर सुनो ना, जो एक्ट ऑब्जेक्ट के बाहर जा रहे हैं, जो एक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्टीमेट सीए पानीपुरी का धंधा चालू कर रहा है बेटा, तो ऐसे केस में ये एक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जा रहे हैं, तो क्या मैं ये कर सकता हूं क्या? नहीं। इसे क्या बोला जाता है? डिपार्ट। क्या बोला जाता है? डिपार्ट करके ऐसा कहा जाता है। मतलब इनका कहना है कि सर आप क्या नहीं कर सकते, अपने एमओए से ऑब्जेक्ट्स को डिपार्ट नहीं करा सकते, या आपकी एक्टिविटी डिपार्ट नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज से।
बराबर है क्या? ओके सर, तो ये चीजें नहीं कर सकते सर। लेकिन मान लो ये चीजें हमने किया, आप बोल रहे नहीं कर सकते पर हमने किया, तो इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी इसे कहा जाता है। और अगर कोई भी एक्टिविटी अल्ट्रा वायर्स होती है तो हम इसे कहते हैं कि आप क्या हो चुके हो? आप वॉइड हो चुके हो। बोलो क्या हो चुके हो? आप वॉइड हो चुके हो करके ऐसा यहां पे बोला जाता है। समझे क्या आप बात को? सारे लोग फटाफट बताएंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? एकदम इजी इजी। यस सर। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आपके साथ कि सर देखो, अगर आपका काम है सी एजुकेशन तो सी एजुकेशन दो, अगर आप पानी पूरी का काम करते हो तो इसे अल्ट्रा वायर्स बोलेंगे और ये वॉइड माना जाता है। वॉइड का मतलब होता है जैसे कभी ये काम हुआ ही नहीं, हम ऐसा मानेंगे कि कभी पानी पूरी बेची ही नहीं करके, हम उसको लीगल इज्जत नहीं देंगे, ऐसा इनका कहना है। समझ गए क्या बात को? ओके सर, लेकिन मुझे बताओ, सुनो ना सर, ऐसा हुआ, कैसा हुआ कि ये हमने अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी किया और हमारे जो ओनर्स है कंपनी के, है ना, मान लो हमारे कंपनी में 10 ओनर है, तो पूरे के पूरे 10 ओनर यानी कि 100% लोगों ने इसको रैटिफाई, रैटिफाई का मतलब होता है सबसीक्वेंट अप्रूवल। क्या होता है मतलब? बोलो जल्दी से, लिख के रखना आपके बुक में, सबसीक्वेंट अप्रूवल। सबसीक्वेंट अप्रूवल मतलब ये जब काम हो गया उसके बाद लोग आए और बोले हम क्या देंगे? हम अप्रूवल देंगे। क्या देंगे? बोलो, हम अप्रूवल देंगे। आप समझ रहे क्या बात को? हम अप्रूवल देंगे। तो लोग क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं सर, लोग ऐसा नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना, अगर 100% मेंबर्स ने भी अप्रूवल दे दिया ना, तो भी आप अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी को क्या नहीं कर सकते सर? तो भी आप अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी को नहीं कर सकते। इस बात को माइंड में बैठा लो। क्या कहा मैंने? बोलो, इस बात को माइंड में बैठा लो। मतलब सर एक बार, वंस अल्ट्रा वायर्स ऑलवेज अल्ट्रा वायर्स, मतलब एक बार अपने आप, वो वॉइड है मतलब वॉइड है, आप वहां पे ऑप्शन नहीं है आपके पास कि ऐसा भी कर लेता हूं वैसा भी कर लेता हूं, ना जी ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आपको उसको मानना ही पड़ेगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मानना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब 100 बात की एक बात सर, सिंपल सी इतना मैं कहना चाहता हूं कि अल्ट्रा वायर्स एक्ट आप कर नहीं सकते, और कर लिया तो वॉइड होता है। और कोई भी आ जाए बेटा, मैं क्या बोलो, कोई भी आ जाए वो उसको सुधार नहीं कर सकते, ऐसा इनका कहना है। मतलब 100% रैटिफिकेशन का मतलब होता है यूनानिमस कंसेंट। क्या होता है? बोलो, जब 100% लोग अप्रूवल देते हैं तो इसे ही बोला जाता है यूनानिमस अप्रूवल। क्या बोला जाता है? बोलो, यूनानिमस अप्रूवल कहा जाता है। तो यूनानिमस अप्रूवल से भी चीजें सुधरती है क्या यहाँ पे? नहीं सर, नहीं सुधरती है, इस बात का ध्यान रखना। वंस अल्ट्रा वायर्स ऑलवेज अल्ट्रा वायर्स। क्या कहा मैंने? बोलो, वंस अल्ट्रा वायर्स ऑलवेज अल्ट्रा वायर्स, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है ना? ओके सर, परफेक्ट है क्या? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट है। आ जाइए बेटा, ध्यान दो। अब देखो क्या सर, मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग, सुनो ना सर, ओ सर बताओ एक बात कि सर क्या हम लोग यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं क्या हमारे MOA को? अल्टर करने का मतलब क्या होता है? अल्टरेशन। अल्टर का मतलब होता है अल्टरेशन। हम लोग कपड़ों को अल्टर करते हैं ना, तो अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना। तो क्या हम लोग MOA एक बार जब कंपनी ने बनाया होगा तो क्या बाद में उसको अल्टर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MOA को अल्टर किया जा सकता है। ठीक है? ओके सर, अगर MOA अल्टर होता है तो एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, इसका कैसा इंपैक्ट होगा? सोच के जवाब देना सर, इसका इंपैक्ट कैसे होगा? प्रोस्पेक्टिव होगा कि रिट्रोस्पेक्टिव होगा? क्या कहा मैंने? बोलो सर, प्रोस्पेक्टिव होगा इसका इफेक्ट या रिट्रोस्पेक्टिव होगा? तो मैं आपको जवाब दे दूं सर, इसका क्या होने वाला है? प्रोस्पेक्टिव होने वाला है। सर ये प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? आओ बताता हूं आपको। देखो सर, ये एक टाइमलाइन है बेटा, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे आपने MOA को बनाया था। ओके, यहाँ पे आपने MOA को चेंज किया। क्या किया? बोलो, चेंज किया MOA। तो मैं आपको बताऊं, ये जितने भी चेंजेस है ना बेटा, उसका इफेक्ट कब से आने वाला है? उसका इफेक्ट इस पॉइंट से आगे होने वाला है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये चेंज को आप पहले से नहीं कर सकते।
पहले से नहीं कर सकते उसे बोला जाता है रिट्रोस्पेक्टिव। समझ रहे हैं क्या? अगर पहले से बदलाव करते तो इसे रिट्रोस्पेक्टिव बोला जाता, लेकिन जिस दिन चेंज किया है उसके आगे से वो चेंजेस एप्लीकेबल होंगे तो उसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव। क्या बोला जाता है? बोलो, प्रोस्पेक्टिव। तो सर एमओए के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे, जितने भी बदलाव होंगे ना बेटा, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही होने वाला है, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। क्या मैंने? बोलो, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। समझे क्या? सारे लोग फटाफट बताइए जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि सर आप एमओए को अल्टर करना है, बिंदास करो रे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका ध्यान रखना ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। मतलब सर अगर मैं आज डिसाइड करता हूँ 15 अगस्त को कि अल्टीमेट सीए की अब पानीपुरी वेंचर भी चालू होने वाला है, तो मैं एमओए को बदलाव कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना 26 अगस्त को 1 साल होने वाला है एमओए का, तो 1 साल पहले, मतलब सॉरी 1 साल होने वाला अल्टीमेट सीए का, तो 26 अगस्त 2023 को जब हमने अल्टीमेट सीए बनाया था से लेके अब तक के ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आज 15 अगस्त 2024 के आगे क्या वो पानीपुरी का धंधा हम लोग चालू कर पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। समझे क्या बात को? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना? यस सर, है ना? चलिए सर, ये अल्ट्रेशन से रिलेटेड आगे डिटेल में टॉपिक है कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को अल्टर कर सकते हो, तो बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर्स होती है। इतना आसान नहीं होता है ऑब्जेक्ट को अल्टर करना कि बस आज आ गए बैठ गए और डिसीजन दे दिया, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज का असेंस क्या है? असेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब यहाँ पे क्यों क्यों ये आया होगा ना ऑब्जेक्ट क्लॉज। सवाल ये बनता है कि सर ऑब्जेक्ट क्लॉज क्यों आया होगा, तो देखो क्या, आ जाइए यहाँ पे, ध्यान दो। असेंस, सर इसका असेंस बहुत ही सिंपल है, ये क्या करना चाहता है? प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? बोलो, टू प्रोटेक्ट किसको? शेयर होल्डर को। किसको? बोलो जल्दी से, शेयर होल्डर। आगे से कंपनीज एक्ट में हम शेयर होल्डर को एच यूज करेंगे, ठीक है ना? टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर एंड किसको? एंड क्रेडिटर को। किसको? बोलो जल्दी से, क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम सी आर करके यूज करेंगे बेटा, ठीक है? ओके सर, तो मैंने क्या कहा सर, हम लोग है ना, समझना, ध्यान देना, इनका कहना है कि हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर को, हु डील्स विथ अस। क्या बोला गया यहाँ पे? बोलो, हु डील्स विथ अस। मतलब देखिए सर, क्रेडिटर ने हमें उधारी दी है, शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया है बेटा, ताकि कंपनी क्या कर सके? रन कर सके अपने ऑपरेशंस को। अब आप सोच के देखो, मैं अगर शेयर होल्डर को बोलूंगा, मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ एजुकेशन, और उनको जब पता चलेगा कि उनका पैसा पानीपुरी के इसमें लग रहा है, तो आप सोच के देखो, आपको लगता नहीं उनके साथ धोखाधड़ी हुई? मतलब बताया कुछ और, किया कुछ और। आप समझ रहे हैं क्या? फिर से, बताया कुछ और, किया कुछ और। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हम लोग शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि भैया जब आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हो ना, में तो आपको पता होना चाहिए हमारी कंपनी क्या काम करती है करके। जैसे आप देखो, अगर आप कोई किसी भी कंपनी के शेयर्स में आप पैसा लगाते हो, तो पहले आप जानते तो हो ना कंपनी करती क्या है, कि बस दूसरे की सुन के लगा देने का पैसे ना, वैसा नहीं होता। हम पहले समझते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, पहले हम लोग ये सारे चीजों को समझते हैं, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के आईपीओ में बोलो या कंपनी के शेयर्स में बोलो, हम लोग अप्लाई करते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स में अप्लाई नहीं किया जाता जब तक आपको खुद को, क्या कहा मैंने? बोलो, खुद को आपको कॉन्फिडेंस ना हो, ऐसा, ठीक है ना? तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं सर, हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डर और क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो हमारे साथ क्या करते हैं? डील करते हैं। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि पिज्जा का धंधा बोल के पैसे उठाया और पानीपुरी या वड़ा पाव में लगा रहा हूं करके, ना जी ना, वो चीटिंग हो जाती है, उसमें तो मेरे ऊपर 420 का केस हो जाएगा, ठीक है? लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कंपनी को पैसे दिया, अब मुझे क्या पता कंपनी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है पैसों का? मुझे पता चलता है कि मैंने जो कंपनी को पैसे दिया ना, उस कंपनी से कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम कर रही है। यानी कि कंपनी मान लीजिए पानीपुरी का धंधा कर रही है जबकि वो नहीं कर सकती, तो क्या हो सकता है? मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा? मतलब मेरे पास बीइंग अ शेयर होल्डर या बीइंग अ क्रेडिटर क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहली बात, आओ ध्यान दो क्या कह रहा हूं मैं सर, इफेक्ट क्या होगा? क्या कह रहा हूं मैं?
सर इफेक्ट क्या होगा अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम करती है तो इसका इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या है। यहाँ पे बेटा क्या किया जा सकता है, इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बोलो, इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जा सकता है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट अल्ट्रा वायर्स एक्ट। क्या कहा मैंने बोलो, अगेंस्ट अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अब किस किस को इंजंक्शन का मतलब नहीं पता, कमेंट करना नहीं पता करके, है ना। और दूसरा क्या किया जा सकता है बताओ मैं आपको, और दूसरा नो पार्टी कैन स्यू, नो पार्टी कैन स्यू, नो पार्टी कैन स्यू, ठीक है ना। बहुत सही, क्या क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, स्टे ऑर्डर। क्या होता है बोलो जल्दी से, स्टे ऑर्डर इसका अर्थ होता है। ये हम लोग सीए फाउंडेशन के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते भी थे, सूट फॉर इंजंक्शन। आओ मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देखो क्या बोला जा रहा है, सुनो 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 सुनो। जैसे देखो मैं अगर बात करूं आपके साथ, ये कौन है बेटा, ये है कंगना, कंगना रनौत, है ना। यस, इसने कुछ तो भी अनाप शनाप बोल दिया था बेटा मुंबई के, आई थिंक सो कोई पॉलिटिशियन के खिलाफ या मुंबई के गवर्नमेंट के खिलाफ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये कंगना रनौत के ऑफिस में बुलडोजर भिजवा दिया तोड़ने के लिए। क्या भिजवा दिया बोलो जल्दी से, बुलडोजर भिजवा दिया, बोले उखाड़ो बहुत हो गया, इसका घर इलीगली बना है, बोले तोड़ो इस घर को, ठीक है ना। तो कंगना रनौत तुरंत गई कहां पे, कोर्ट ऑफ लॉ में गई, और कोर्ट ऑफ लॉ से क्या लाई, स्टे ऑर्डर लाई। स्टे ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, स्टे ऑर्डर का मतलब होता है कोर्ट ऑफ लॉ ने इन गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के ऑफिशियल से कहा कि तुम रुको, स्टे करो, तुम रुको, तुम बुलडोजर मत चलाओ करके, हम पहले डिसीजन देंगे फिर उसके बाद बुलडोजर चलाना, बराबर है क्या। तो मतलब क्या हुआ यहां पे कि जब किसी व्यक्ति को कुछ काम करने से रोका जाता है, और वो भी किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, किसके द्वारा बोलो, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, तो जो ऑर्डर पास होता है उसे बोला जाता है इंजंक्शन का ऑर्डर। क्या बोला जाता है बोलो, इंजंक्शन का ऑर्डर। अब उसी प्रकार से आप सोच के देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल जोमैटो ने आपसे क्या कहा, जोमैटो ने आपसे कहा कि आईपीओ के अंदर कि आप हमें पैसा दो करके, ठीक है, हम हमारे बिजनेस को ग्रो करेंगे। अब हम हमारे हिसाब से जोमेटो का बिजनेस क्या है बेटा, ये जो डील करता है डिलीवरीज के अंदर, ये जो डील करता है मतलब डिलीवरी से रिलेटेड बेसिकली इनका बिजनेस है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। अब जोमेटो क्या करना चाहता है, जोमेटो बेटा मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चालू करना चाहता है। किसका बिजनेस बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ओपन करना चाहता है, ठीक है। अब आपने जब पैसे दिए तो बताया कुछ और था कि हम डिलीवरी का बिजनेस करेंगे, और अभी जोमेटो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कर रहा है। तो आप लोग जो हो ना बेटा, देखो ये आप लोग हो, ठीक है ना, आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो और जोमेटो के खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हो कि जोमेटो को रोको हमारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में डालने से। आप समझे क्या, जोमेटो को रोको हमारा पैसा किस में डालने से, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में डालने से। समझे आप बात को, यस सर, ओके। तो ये होता है क्या, ये होता है इंजंक्शन का ऑर्डर। क्या होता है बोलो जल्दी से, इंजंक्शन का ऑर्डर इसे कहा जाता है। तो इनका कहना है कि सर अगर कोई भी ऐसी बातें होती है, क्या होती है बोलो जल्दी से, सर कोई भी ऐसी बातें होती है जो आपके स्कोप के बाहर है, मतलब कंपनी अगर अपने स्कोप के बाहर कोई काम कर रहा है, तो जो भी कंसर्न पर्सन है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकता है उस अल्ट्रा वायर्स एक्ट के खिलाफ। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है उस बियॉन्ड वाले, बियॉन्ड पावर्स वाले एक्ट के खिलाफ, मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जो काम चल रहा है उसके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर लाना। इसके अलावा देखो क्या बोला गया है कि कोई भी पार्टी स्यू नहीं कर सकती इंजंक्शन वाले बात पे। जैसे इनका कहना है, सुनो 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 अच्छे से ध्यान दो क्या कह रहा हूं मैं, फिर इसके बाद अपने को वो आने भी वाला है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायर्स, वो सब चीजें आने भी वाली है अपने को, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया, सर इन लोगों का ये कहना है यहाँ पे कि कोई भी पार्टी स्यू नहीं कर सकती अल्ट्रा वायर्स एक्ट के ऊपर। मान लो जैसे एक कंपनी है बेटा, ये है कंपनी, कंपनी का काम था फूड डिलीवरी से रिलेटेड, ठीक है ना, ओके। अब ये जो जोमैटो है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के साथ सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है बोलो, सोनी के साथ, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि अब अपन ने तो मना कराया ना कंपनी को कि तुम पैसे मत लगाओ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में, तो कंपनी बोलेंगी सोनी को कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती हूं, अब तेरे मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो सोनी इनके ऊपर अब केस नहीं कर सकती। अब आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि बोला जाता है कि क्योंकि एमओए क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ये सोनी की जिम्मेवारी थी कि जब वो जोमैटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसने क्या करना था, उसने
पढ़ना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट को। अगर सोनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ा तो गलती किसकी? सोनी की। इसलिए आप अल्ट्रा वायर्स एक्ट के ऊपर क्या नहीं कर सकते? केस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बोलो जल्दी से। सर केस नहीं कर सकते, ऐसा इसका मतलब होता है। ऐसा यहां पे अर्थ बोला गया है। क्या आप इसको समझे क्या? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? क्विकली बोलो, है ना? यस सर। तो अपन ने जबरदस्त बातें किया। जबरदस्त बातों में अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने ये पढ़ा कि सर अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट होता है तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट के अंदर सीधी बात ये होती है कि इंजंक्शन ऑर्डर लाया जाता है और कोई भी पार्टी केस वेस कर सकती है क्या? ना जी ना, कोई भी पार्टी यहाँ पे केस वेस नहीं कर सकती है, ऐसा इसका अर्थ होता है। समझ गए क्या बात को? अरे बोलो ना फटाफट फटाफट, जल्दी से बता दीजिए मेरे को, है ना? यस सर। अच्छा, तो इसे ही बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में? कि सर अगर कोई भी कंपनी अपने स्कोप के बाहर जाके काम करती है तो कोई थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर स्यू नहीं कर सकती, वो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के परे जाके इन्होंने काम किया है उसके लिए। बस यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। आ जाओ, मैं आपको रीड कराना चाहूंगा पहले, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद आगे बहुत सारी चीजों को देखने वाले। ठीक है, आ जाइए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे उसको बाद में। चलो देखो क्या object. Section number 41C requires memorandum of company shall state the objects for which company is proposed to be incorporated and matters considered necessary for furtherance thereof. मतलब जो भी, जिसके लिए भी कंपनी बनी है या जिस भी पर्पस को कंपनी आगे ग्रो करना चाहती है उसके बारे में बताओ, ऐसा इनका कहना है। अब देखो, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी shall state objects to do financial service activities are permitted in special economic zones read with SEZ rules. अब देखो, ये आईएफएससी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ऐसा उसे बोला जाता है। ठीक है ना? अब ये एक आईएफएससी को मतलब आप ऐसा समझो, गुजरात में ना बेटा, गुजरात गांधीनगर में गिफ्ट सिटी करके है ना, तो देखो वहां पे क्या है, जो फाइनेंशियल सेंटर मतलब ऐसी पब्लिक कंपनीज है, ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जो क्या करता है, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करती है। अब आप बोलोगे सर ये फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? तो गिफ्ट सिटी में किसी को लोन देना, वो एक्सचेंज रेट को, ये मतलब एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज करवा के देना, है ना, ऐसे बहुत सारे जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड कंसर्न काम होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है जो आईएफएससी में है, आईएफएससी मतलब वो एक एसईजेड जोन जैसा समझ लो आप, जहां पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को दे रही है ना, तो जो भी ये मतलब एक्टिविटीज को दे रही है तो इनको क्या करना पड़ता है? इनको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। पहले क्या लेना पड़ता है? बोलो, लाइसेंस लेना पड़ता है आरबीआई, सेबी और आईआरडीए से वो सर्विसेज को करने के लिए, ऐसा इनका कहना है। नॉट सो रेलिवेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आपको मैं पहले से बता दूं कि कंपनीज एक्ट में आईएफएससी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने। जैसे मैक्सिमम जो सेक्शन है ना उससे छूट दी है आईएफएससी को, बोले आईएफएससी के ऊपर मत लगाओ। बेसिकली हम लोग आईएफएससी जो गिफ्ट सिटी के अंदर है, जो एसईजेड जोन्स में है ना, हम चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम रिलैक्सेशन दे ताकि वो बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे पाए, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, और जो बाहर वाली कंपनीज है जो एफडीआई वगैरह इंडिया में ला रही है उनको अच्छी और बेहतरीन सर्विसेज मिले। बस यही हमारा पर्पस रहता है। ठीक है ना? लेकिन इनका ये कहना है कि अगर आप आईएफएससी में करो ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक मर्तफा लाइसेंस ले लेना ये एक्टिविटीज से, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, आईआरडीए मतलब ये इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है ना? तो आप इन लोगों से एक बार लाइसेंस ले लेना, उसके बाद आपको जो करना है करो, हम आपको बहुत छूट देने वाले। आप देखना पूरे कंपनीज एक्ट में इनको बहुत जगह एग्जेम्पशन मिलने वाली है। मतलब एक लिस्टेड कंपनी ऐसी होती है जिसपे कंपनीज एक्ट के ऑलमोस्ट सारे सेक्शन लग जाते हैं। प्राइवेट कंपनी में थोड़े कम, थोड़े नहीं काफी कम होते हैं, और आईएफएससी में तो बहुत ही कम होते हैं। अब समझ रहे हैं क्या बात को? तो ऐसा वो स्ट्रक्चर दे के रखा है। अब सर क्यों ऐसा? क्योंकि हम उसको मैक्सिमम रिलैक्सेशन देना चाहते हैं ताकि उसको कोई भी तकलीफ ना हो, उसका फोकस हो केवल अच्छी सर्विसेज देने पर। बस ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, चलो सर आओ ध्यान दो, एक बार इसको रीड करेंगे, बस रीड करने जितना ही समझना है अपने को, और कुछ नहीं। देखो, specified IFSC public company and IFSC private company shall state its object to do financial activities as permitted under SEZ zones। तो बोला है कि जो भी आपकी IFSC कंपनीज है ना वो बिल्कुल परमिटेड एक्टिविटीज कर सकती है SEZ जोन्स में, SEZ रूल्स के अनुसार। एंड द मैटर कंसिडर्ड फर्दरेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज लाइक। अब देखो क्या
बोला गया कि जो भी आप करो तो आप लाइसेंस ऑब्टेन कर लेना आईएफएससी से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से, ठीक है ना, जो भी मल्टी इकोनॉमिक स्पेशल जोन में उपलब्ध है। और दिया किसके द्वारा जाता है? आरबीआई, सेबी और आईआरडीए के द्वारा ये लाइसेंस इशू किया जाता है। तो आप लाइसेंस ले लेना और बिंदास आप अपने एक्टिविटीज को करो। हम आपको रोकने वाले हैं क्या? नहीं सर, हम आपको नहीं रोकेंगे, वैसे कौन तो रोकेगा, बट फिर भी ठीक है। अब देखो क्या, कंपनी कांट डिपार्ट, क्या बोला यहाँ पे, मार्क करना, कांट डिपार्ट अवे बियॉन्ड द आउट्स या बियॉन्ड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन मेमोरेंडम, एंड इफ द एक्ट डन बियॉन्ड इट विल बी, इसे क्या बोला जाता है? अल्ट्रा वायस एंड वॉइड बोला जाता है। अगर वो डिपार्ट करता है तो सेम कांट बी रेटिफाइड इवन विद द असेंट ऑफ होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, और इसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते। कैसे? होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स का मतलब होता है 100% कंसेंट, या इसे ही मैंने कहा था जब भी क्या, यूनानिमस रेजोल्यूशन। याद आ रहा है कि आपको अपन ने लिखा भी था 100% कंसेंट को यूनानिमस रेजोल्यूशन बोला जाता है। ओके सर, अगला पॉइंट देखो, it is worth noting here that MOA can be altered to widen the scope of object, but such alteration shall have prospective effect only। मतलब आप MOA को अल्टर कर सकते हो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप अल्टर नहीं कर सकते MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज को, बिंदास करो, लेकिन हमेशा उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होने वाला है। यानी कि जब से वो अल्टर हुआ है, जब से वो अल्टर हुआ है उसके आगे क्या कहा मैंने, बोलो, उसके आगे चलते रहने वाली ये चीजें, ऐसा इनका कहना है। ठीक है सर, चलिए अब आ जाइए, ध्यान दो यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, अगला, a company may do anything which is incidental to a consequential upon the object space। incidental and consequential का मतलब क्या होता है? अगर आप बोल रहे हो कि मैं समोसे बेचना चाहता हूं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप चटनी नहीं बेच सकते करके, वो इंसिडेंटल पार्ट है। मोबाइल बेच रहे हो तो आप चार्जर बेच ही सकते हो, आपको चार्जर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। उसे इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल बोला जाता है कि यार सीधी बात है, अगर ये है तो ये कर ही रहा है। अगर कोई पानी पूरी का धंधा कर रहा है तो सेव पूरी का करने ही वाला है वो, बाय डिफॉल्ट कर। लेकिन पानीपुरी और पाव भाजी ये सेम नहीं है ना, आप समझ रहे क्या बात को, ऐसा बोल रहा हूं मैं। तो इनका कहना है कि सर आप वो सारे काम कर सकते हो जो इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब जो आजू बाजू लायबल करते हैं आप कर सकते हो। द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड एंड सच एक्ट विल नॉट बी अल्ट्रा वायर्स एक्ट, और ऐसे एक्ट को हम अल्ट्रा वायर्स नहीं बोलते, ठीक है। टू इलस्ट्रेट ट्रेड वन हैज टू रेंट ओन बिल्डिंग, इशू इनवॉइसेस, रिसीव पेमेंट। जैसे देखो मैं धंधा कर रहा हूं तो मैं बैंक अकाउंट ओपन करूंगा ही, मैं बिल्डिंग को रेंट पे लूंगा या खरीदूंगा ही बिल्डिंग को धंधा करने के लिए। तो वो जो ऑब्वियस बातें होती है वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। चलिए सर ध्यान दो यहाँ पे, क्या एज अल्ट्रा वायर्स टू द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा अब ध्यान दो यहाँ पे, क्या अब सर बहुत ही प्यारा एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इतना सा थोड़ा सा कंटेंट है, आपको जो समझाना है मेरे को। देखो यहाँ पे क्या सर, हम बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, ठीक है, या ऐसा मैं लिखता हूं डायरेक्टर पावर। देखो डायरेक्टर की है ना बेटा इतनी पावर है, कितनी, इतनी पावर है, बराबर है ए पॉइंट तक डायरेक्टर की पावर है, ठीक है सर। सर मुझे बताइए एमओए कितनी पावर दे रहा है? तो एमओए इतनी पावर दे रहा है, कितनी पावर दे रहा है बोलो जल्दी से, एमओए इतनी पावर दे रहा है, यानी कि बी पॉइंट तक एमओए पावर देता है। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल अगर रिलेट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा। मैंने डायरेक्टर को कहा है कि आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हो, हमारा जो एमओए उसके अंदर लिखा है कि 50 लाख रुपए तक कंपनी मैक्सिमम लोन ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं यहाँ पे, समझ रहे हैं आप बात को? यस सर, ठीक है। अब सवाल बनता है अगर किसी डायरेक्टर ने 15 लाख रुपए का लोन लिया तो ये तो विद इन पावर है बेटा, एमओए के भी पावर में और एओए के भी पावर में। तो बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये क्या हो गया, एक वैलिड एक्ट हो गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर बिल्कुल। लेकिन समझो, मान लो डायरेक्टर ने क्या किया, 25 लाख रुपए का लोन लिया। क्या लिया बोलो? 25 लाख का लोन लिया। तो क्या ये डायरेक्टर के पावर के बाहर है क्या? हाँ सर। लेकिन क्या ये एमओए के पावर के अंदर है क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या ये एमओए के पावर के अंदर है क्या? हाँ सर। तो ऐसे केस में बोला गया है कि माना ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर, तो ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, अल्ट्रा वायर्स टू द पावर ऑफ डायरेक्टर है। क्या कहा मैंने बोलो? अल्ट्रा वायर्स टू द पावर ऑफ डायरेक्टर, मतलब पावर ऑफ डायरेक्टर के बाहर है, पावर ऑफ डायरेक्टर के बाहर है सर, वो अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर पावर हुआ, बराबर है सर। इसके अलावा आपको एक बात बताऊं सर, ऐसे एक्ट को है ना
क्या किया जा सकता है, रैटिफाई किया जा सकता है। रैटिफाई का मतलब होता है सबसीक्वेंट अप्रूवल किया जा सकता है। जैसे डायरेक्टर ने 25 लाख रुपए का लोन लिया तो बाद में मेंबर्स लोग मिलके उसको अप्रूवल दे देंगे तो हम बोल देंगे कि ये वैलिड एक्ट बन चुका है। इसे कहा जाता है सबसीक्वेंट अप्रूवल। क्या कहा जाता है बोलो, सबसीक्वेंट अप्रूवल का नाम इसे दिया जाता है। समझ रहे हैं क्या? यस सर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर डायरेक्टर ने क्या किया, अगर डायरेक्टर ने 55 लाख रुपए का लोन लिया तो क्या आपको लगता नहीं एमओए के भी बाहर है? तो ऐसे एक्ट को हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा वायर्स एक्ट। क्या बोलेंगे बोलो, अल्ट्रा वायर्स एक्ट। और क्या मैं इसको रेटिफाई कर सकता हूं क्या? अरे भैया 100% मेंबर्स भी आ गए ना तो भी आप इसको रेटिफाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा मैंने बोलो, 100% मेंबर्स भी आ गए ना तो भी आप इसको रेटिफाई नहीं कर सकते। लेट दैट सिंक इन, लेट दैट सिंक इन। कम ऑन एवरीवन, सारे लोग पढ़ो एक बार, पढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला फिगर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया? और ध्यान दो, देखो क्या बोल रहा है। देखिए, एक्ट अल्ट्रा वायर्स टू अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ डायरेक्टर। पावर ऑफ डायरेक्टर may be ratified, may be ratified by the company, by the company. Articles provide for regulation inside the scope established by MOA. Hence, act beyond the ultra vires, the articles can be ratified by shareholders provided relevant provision are not beyond the memorandum. तो देखो सर, मतलब आर्टिकल्स, आर्टिकल्स पावर देता है। मतलब जो डायरेक्टर को पावर दिया था ना 50 लाख 15 लाख की, वो पावर आर्टिकल्स देता है, एओए देता है। तो इनका कहना है कि एओए के परे अगर कुछ एक्ट है ना और एमओए के अंदर है तो आप कर सकते हो, लेकिन एओए एमओए के बाहर है तो आप वो चीज नहीं कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए सर, क्या आप इस बात को समझे क्या? सर रेटिफिकेशन नहीं हुआ तो डायरेक्टर पनिश होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा। देखो डायरेक्टर की पनिशमेंट अलग पॉइंट है, उसमें अपने को नहीं जाना है, अपने को ये देखना है कि रेटिफिकेशन है कि नहीं है करके। वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाता है अगर वो कुछ भी गलत काम करता है तो, और ऐसे केस में उसको पनिशमेंट तो लगती है, वो तो लगना ही लगना है ना? यस। चलो सर आओ ध्यान दो, क्या आपको ये पूरे पूरे पॉइंट एक बार गो थ्रू करो बेटा, एक बार फटाफट ये पॉइंट्स को गो थ्रू कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। सर इज देयर एनी लिमिट ऑन नंबर ऑफ, ऐसा कुछ नहीं, कितने भी डालो आप अपने ऑब्जेक्ट। सही है एग्जाम्पल बेटा, चिंता मत करो, एग्जाम्पल सही है बिल्कुल। डायरेक्टर अथराइज टू इशू 10,000, उसने 12,000 का चेक किया तो आप इसको रेटिफाई कर सकते हो बस, है ना? बस एक चीज मिसिंग है इसके अंदर, वो ये कि प्रोवाइडेड इट इज विद इन एमओए रिस्ट्रिक्शन या एमओए पावर, ऐसा होना चाहिए था। बट ठीक है, अपन वो अज्यूम कर लेंगे कि वो विद इन एमओए है करके, है ना? यस। चलो, यूनानिमस का मतलब होता है 100%। चलो आगे बढ़ो, क्या मैं, सारे लोग फटाफट बताएंगे जल्दी से, क्या हम लोग आगे बढ़े क्या, है ना? यस सर। चलो ध्यान दो दोस्तों, अगर हम लोग देखें यहाँ पे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, देखो असेंस ऑफ अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेंट बाय असेंस ऑफ अल्ट्रा वायर्स। असेंस ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या है आखिर अल्ट्रा वायर्स का, ऐसा ये लोग कहने जा रहे हैं। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज मेंट टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करना चाहता है? देखो, मेंट टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, या कोई भी व्यक्ति जो डील करता है कंपनी के साथ। सर इनंसिएशन कहां से डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स चालू हुआ था? तो ये चालू हुआ था बेटा एक क्लासिक केस लॉ, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची से चालू हुआ था। मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि अपने इंटर के सिलेबस में ना उतने ज्यादा केस लॉज नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा केस लॉज नहीं है।
फाउंडेशन में थोड़े ज्यादा थे केस लॉस कोर्स के हिसाब से, इंटर में जो है ना बेसिक केस लॉस है, आपको ज्यादा दिक्कत। कंपनीज एक्ट में तो बहुत ही कम है, लेकिन अगर जनरल क्लॉजेज इंटरप्रिटेशन देखोगे तो थोड़े से एक दो केस लॉस, मतलब एक दो तो नहीं, 4-5 ऐसा 10-15 केस लॉस दोनों एक्ट में लाके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सर, अब देखो, अब मैं आपको ये वाला पॉइंटर पहले समझा देता हूँ कि सर ये क्या बोला जा रहा है। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची, क्या कहा मैंने, बोलो। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची, इस केस लॉ में हुआ क्या था। मैंने आपको बताया था बहुत शुरुआत में कि लॉ आने के 3 कारण होते हैं, या लॉ जो होता है ना बेटा वो 3 सोर्सेस से आता है। या बेसिकली लॉ में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव स्टेज जो लॉ को बनाता है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव स्टेज जो लॉ को चलाता है या लॉ को लागू करता है, और अगर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ जो जुडिशियल स्टेज में क्या किया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। अब हुआ क्या, अब सर लॉ आया था ऑब्जेक्ट क्लॉज को लेके, तो अगर उसमें लोगों ने लूपहोल निकालने की कोशिश की है, और वो लूपहोल जब कोर्ट ऑफ लॉ में गया तो कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या डिसीजन दिया उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब सर अगर कोई बातें कोर्ट ऑफ लॉ कह देता है, कोर्ट ऑफ लॉ कहीं पे क्लैरिफिकेशन, देखो कोर्ट ऑफ लॉ लॉ नहीं बनाता है, वो लॉ को क्लैरिफाई करता है, लॉ को मतलब आप समझिए सही तरीके से इंटरप्रेट करता है, ऐसा मैं कहूंगा आपके साथ। ठीक है, ओके सर, अब ध्यान दो, क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी में हुआ क्या, वैसे पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको समझा दूंगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस इसका इफेक्ट अपने को ध्यान रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स का। हालांकि मैं छोटी सी समरी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स की बना दूंगा। ठीक है, चलिए सर ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स में बोला गया, देखो ये केस, इसमें यहाँ पे आपको फाउंडेशन जैसा समझाया नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, ठीक है ना, क्योंकि इनका कहना है फाउंडेशन में पढ़ लिया ना आपने, पर अपन इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे समझने के लिए। ठीक है, देखो ये केस लॉ में क्या बोला गया, पहले आइए आराम से समझते हैं। सर एक बात सारे लोग बता दो, क्या ये कथा कहानी अपने को ध्यान रखना पड़ता है क्या बेटा? नहीं, मतलब इसको केवल और केवल कहानी की तरह सुन लेने का, समझ में रखने का, लेकिन इसको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट अपने को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इस बात का याद रखेंगे सारे लोग। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको केस लॉ मिलता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नाम ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट आपसे केवल और केवल इतना ही एक्सपेक्ट करती है, उससे ज्यादा कुछ इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती है। ठीक है, आओ सर देखो, द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी इन द सेड केस डिफाइन द ऑब्जेक्ट दस, मतलब बोल के रखा है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के मेमोरेंडम जो था ऑब्जेक्ट लॉस का, देखो उसके अंदर क्या बोला गया है। द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश आर टू मेक एंड सेल, लेंड और हायर रेलवे प्लान, और टू हायर द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है ना, मतलब ये पढ़ के सर हमें इतना समझा कि जो कंपनी है ना वो क्या करती है, वो रेलवे कैरेज से रिलेटेड या मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड कुछ काम करती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मशीनरी से रिलेटेड कंपनी कुछ काम करती है, इतना हमको समझ गया। ये जो कॉन्ट्रैक्टर शब्द आया, ये सब जो चीजें आई, इससे ये बात सारी क्लैरिफाई हो जाती है। ठीक है, ओके। अब देखो हुआ क्या, अब असली कहानी में ट्विस्ट देखो क्या आता है यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देना। देखो क्या, द कंपनी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर्स रिची, अ फर्म ऑफ अ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स। क्या बोला गया, अब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया रिची के साथ, जो एक फर्म है रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स का। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब क्या है, मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूं कि ये जो कंपनी है बेटा, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है रेलवे लाइंस को लेट डाउन करने का। रेलवे लाइंस का मतलब होता है अपनी ट्रेन की पटरी नहीं होती क्या, उसको बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, तो ये एक दूसरी कंपनी को जिसका नाम रिची है करके उसको अप्रोच करते हैं, भाई तू एक काम कर, तू ये काम कर दे। रिची कहता है देखो ये काम के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मुझे अगर फाइनेंस करोगे तो मैं काम करूंगा, बाद में जो आपकी और मेरी बिलिंग होंगी उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखो, अब इसको पढ़ेंगे तो बढ़िया समझेंगे। यहां पे कंपनी इनको फाइनेंस करना चाहती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम ऑन सब्सिक्वेंट रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब सोच के देखो, अगर कंपनी फाइनेंस कर रही है, कंपनी का काम फाइनेंसिंग का है क्या? नहीं सर, कंपनी का काम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला, कॉन्ट्रैक्टर वाला काम है। कंपनी फाइनेंस कर रही है, फाइनेंस के काम कंपनी कर सकती है क्या? लोन देना लेना कंपनी कर सकती है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकती। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना बेटा, उन्होंने बहुत बवाल उठाया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या कहा उन्होंने? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फाइनेंसिंग नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब रेप्यूडिएशन का मतलब होता है कंपनी के मेंबर्स लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दिया। ठीक है, ओके। तो जब कैंसिल करवा दिया ऑन द ग्राउंड की ये अल्ट्रा वायर्स है,
तो रिची ने केस किया किसके लिए? डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। रिची ने बोला देखो ये कंपनी ने पहले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, मैं इनको तोड़ूंगा डैमेजेस मांग के। ठीक है, ओके। रिची का कहना था क्योंकि शब्द यूज हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, है ना, शब्द यूज हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्जेक्ट क्लॉज में, तो कंपनी के पास पावर है कि वो बिंदास क्या कर सकती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, यानी कि फाइनेंसिंग के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मोर बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज रेटिफाइड बाय मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। और इसका कहना था, अच्छा ये छोड़ो, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसके बाद मेजोरिटी ऑफ जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने रेटिफाई भी किया, अप्रूवल भी दिया इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो अब तो ये करने ही देना चाहिए करके। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट अपने होते हैं ना, वैसे बेटा बेटा उधर साइड होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उन्होंने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तो भैया अल्ट्रा वायर्स है कंपनी का, इसलिए वो नल एंड वॉइड रहने वाला है। क्या रहने वाला है बोलो? ये नल एंड वॉइड रहने वाला है। इनका कहना है कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द है बेटा, क्या है बोलो? जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो शब्द है ना, इसको इंटरप्रेट आपने करना चाहिए जनरली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फोन है तो चार्जर का काम कर रहे हो, पानी पूरी है तो सेव पूरी का काम कर रहे हो, ये हुआ बेटा इंसिडेंटल टू द बिजनेस। तो इनका कोर्ट का भी वही कहना था, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी काम करो, मतलब कल चल के आपको किराना की दुकान डालना है, किराना की दुकान डाल दो, ऐसा मत करियो। फिर कोर्ट ने कहा कि इफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इन द रूम, मतलब जो सारे 100% शेयर होल्डर भी अगर बोल देता ना कि हम चाहते कि ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो करके, फिर भी वो अल्ट्रा वायस रहेगा। क्या रहेगा? फिर भी वो अल्ट्रा वायस, मतलब 100 यूनानिमस रिजोल्यूशन भी दे दिया ना, हम तो इसको अल्ट्रा वायस ही मानेंगे। आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में। ठीक है, आओ सर उसके बाद देखो, the shareholders cannot ratify such contract as contract was ultra biased to the object laws which by the act of parliament were prohibited from doing। तो सिंपल सी बात है, आप अल्ट्रा बायस एक्ट कर ही नहीं सकते, वो प्रोहिबिट होता है। समझ गए क्या आप बात को? पूरा समझ गए? मस्त है। इसको फिर काट देना बेटा यहाँ पे, है ना, ऐसा इसको काट देना, इसको ध्यान में नहीं रखना है अपने को, अपने को सिर्फ नाम याद रह गया बहुत है अपने लिए। ठीक है, आओ सर। अब इफेक्ट क्या है? वही इफेक्ट है जो पढ़ाया था आपको कि आप इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकते हो, और इसके अलावा मुझे बताइए क्या आप स्यू कर सकते हो? क्या सर? कोई भी पार्टी स्यू नहीं कर सकती स्पेसिफिक, मतलब सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस वेस नहीं कर सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, ओके सर। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे। मैं एक छोटी सी समरी आपको लिखा दूं क्या? आ जाओ सर, छोटी सी समरी लिखा देता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के ऊपर। देखो, it means when company, it means when company enters into a contract, which is beyond object clause, which is beyond object clause of company, which is beyond object clause of company, which is beyond object clause of company, such act is ultra vires and void. No party can sue on such act. No party can sue on such act. On such act. हो गया? बोलो जल्दी से, डन डना डन डन। No parties can sue on such act even if, फिर लिखो ऐसा, even if 100% members
agree to it, agree to it, agree to it. Even if 100% of members agree to it, केस लॉ का नाम डाल दो रे, केस लॉ का नाम डाल दो यहाँ पे, है ना? यस सर, फाउंडेशन का जैन 25 का कोई बैच आएगा, 7 सितंबर से बैच आने वाला है। 7 सितंबर से आने वाला है। वैसे फाउंडेशन का अभी कल ही मेरा एक बैच कंप्लीट हुआ जनवरी 25 वाले स्टूडेंट्स का, तो अगर आपको चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग भी उसकी ले सकते हो, बट इन केस अगर आपको लाइव बैच ही चाहिए तो 7 सितंबर से एक और न्यू बैच आने वाली है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ो। क्या सारे लोग बोलो बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या आपको पूरी पूरी बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, है ना? सर एग्जाम में 100% को अल्फाबेट्स में लिखना जरूरी नहीं, नहीं आप ऐसा 100% लिख सकते बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। यूनानिमस लिख सकते हैं, 100% ऐसा भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मतलब वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है वो डिनोमिनेशन, ऐसा, है ना? आओ चलो सर आगे बढ़ो। सभी लोग बताएंगे। अब मैं नए क्लॉज के ऊपर चलने जा रहा हूं हमारा, और हमारा अगला क्लॉज कौन सा है? लाइबिलिटी क्लॉज के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। लाइबिलिटी क्लॉज बहुत सिंपल है, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, याद है आपको? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है बताइए? कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी होती है? अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। याद है आपको? 100 रुपए का शेयर है, 70 पेड है, तो मैक्सिमम 30 रुपए ही बुलाया जा सकता है। और दूसरा, अगर मान लो गारंटी वाली कंपनी है तो कितना पैसा बुलाया जा सकता है? कितना? जितना उन्होंने अंडरटेक किया है। क्या किया है बोलो? जितना उन्होंने अंडरटेक किया है, तो कंट्रीब्यूट इन द एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उतना पैसा अपन लोग बुला सकते हैं। ठीक है ना? चलिए सर आ जाइए, बस उसी आंसर को मेरे को आपको लिखाना है, सेम सेम पॉइंट से एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना है गारंटी वाले कंपनी के केस में। याद है ना सारे लोगों को? फटाफट बताइए, डे 1 या डे 2 में ही अपन ने किया था इसको। ठीक है, चलिए सर आ जाओ, अगला लिखेंगे सारे लोग, फटाफट डालो जल्दी से। ये अपना कौन सा हुआ? अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट, रुको 1 मिनट रुको, हाँ डालो ये वाला, डालो, देखो ऐसा डालो, लाइबिलिटी क्लॉज। फोर्थ पॉइंट में डालो लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज। लेफ्ट साइड में डालो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। फिर लिखो अनपेड ऑन शेयर, उसके नीचे लिखो अनपेड ऑन शेयर, उसमें लाइबिलिटी कितने रहने वाली है? अनपेड ऑन शेयर। ठीक है, जैसे मान लो अगर फेस वैल्यू है यहाँ पे 100 और पेड अप अमाउंट है कितना? 70, तो मैक्सिमम कितना बुला सकते हैं? मैक्सिमम 30 रुपए बुला सकते हैं, ऐसा यहाँ पे आता है। ठीक है, ओके सर। चलिए फिर दूसरा डालो गारंटी, दूसरे साइड लिखो बेटा गारंटी, गारंटी, फटाफट गारंटी, गारंटी डालो। यहां पे लिखो अमाउंट ईच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट। कितना अमाउंट होता है वहां पे? ईच मेंबर जितना अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, टू द असेट्स ऑफ कंपनी। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग अप के समय बेटा असेट्स कम पड़ेंगे जब लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी मान लो 50 लाख की, असेट 20 लाख की है, तो 30 लाख की लाइबिलिटी कम पड़ी, तो तब ये पैसा बुलाया जाता है, तब तक ये पैसा नहीं बुलाते अपन। ठीक है, ओके। अब किन किन से बुलाएंगे? तो मेंबर से बुलाएंगे, और दूसरा ऐसे लोग जो सीज हुए मेंबर, उनसे भी 1 साल के अंतर्गत बुला सकते हैं, डेट और लाइबिलिटीज से रिलेटेड, डेट और लाइबिलिटीज से रिलेटेड उनसे भी पैसा बुलाया जा सकता है। इसको मैं समझाऊंगा अभी आपको, है ना? मैं जानता हूं ये नया पॉइंट है आपके लिए, मैं समझाऊंगा अभी, पर इतना लिखो आप, ऐसा लिखो, सीज से 1 साल तक आप बुला सकते हो डेट प्लस लाइबिलिटी, डेट प्लस लाइबिलिटी। फिर लिखो कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। सभी लोग लिखो कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप।
बना लिए? सभी लोगों ने बना लिया? फटाफट बताइए जल्दी से। यस, चलिए सर आ जाओ, अब सारे लोग फोकस करना, ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, ठीक है? चलो सर, लाइबिलिटी क्लॉज के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, लाइबिलिटी क्लॉज से रिलेटेड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक बार क्विकली समझा देता हूं, लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी को लेके समझा देता हूं। सर मुझे बता दो आप, नहीं अभी आप बताओ मुझे। सर एक कंपनी है, ये कंपनी के कितने शेयर्स है मैं बताऊं आपको? 1 लाख शेयर्स है बेटा मार्केट में। ओ सर, ये कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया है। ये कंपनी में बेटा पेड अप वैल्यू कितना है? पेड अप शेयर कैपिटल कितना है इनका? पेड अप शेयर कैपिटल 70 रुपए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, और वो एक चीज क्या पूछना चाहता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। ये कि ये जो कंपनी है सर, ये कंपनी के असेट से बेटा 20 लाख रुपए के, कंपनी की लाइबिलिटी है बेटा 30 लाख रुपए के, ठीक है ना? मुझे एक बात बताइए, मैं कंपनी शेयर होल्डर से कितना पैसा बुला सकती है? फटाफट जल्दी जल्दी बताइए सर। मैक्सिमम पैसा कंपनी जो बुला सकती है ना, वो कितना है? 30 इंटू बोलो कितना? 1 लाख शेयर्स, यानी कि 30 लाख रुपए कंपनी मैक्सिमम बुला सकती है। किससे? अपने शेयर होल्डर से, ऐसा बोला जा रहा है। सर यहाँ पे वाइंडिंग अप हो, यहाँ पे वाइंडिंग अप ना हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कभी भी ये पैसा बुलाया जा सकता है। लिमिटेड बाय शेयर्स वाले केस में एनी टाइम यू कैन कॉल द मनी। 30,000 बोल रहे, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? 30,000 लिख रहे हो वहां पे, बेटा कितना बुला सकते हैं बताइए जल्दी से? 30 लाख रुपए बुला रहे हैं। कितना बुला रहे हैं बोलो सर? 30 रुपए इंटू 1 लाख शेयर्स, यानी कि 30 लाख रुपए हम लोग क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं मेंबर से, और वो भी एनी टाइम। इस बात का ध्यान रखना, क्या बोला जा रहा है बोलो? एनी टाइम, एनीवेयर, ना है ना, एनी टाइम आप बुला सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ओके। दूसरा देखो क्या, दूसरा अगर मैं कहूं, अब मैं आपके साथ बात करूंगा गारंटी कंपनी के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से? गारंटी कंपनी के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान दो। सर एक कंपनी है, एक कंपनी के केस में ABC, ठीक है ना? इन्होंने गारंटी दे रखी है 2 लाख रुपए की, इसने गारंटी 2 लाख की दे रखी है, इसने 2 लाख की दे रखी है, बराबर है क्या? ओके। किसको दे रखी है? कंपनी को, ठीक है? ओके सर, अब ध्यान दो। अब ये जो, और अच्छा, ये गारंटी कंपनी में होता क्या है? गारंटी कंपनी में ये बोला जाता है कि जब आपकी कंपनी डूबे, हाँ डूबे, डूबे का मतलब होता है जब आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप हो। मतलब अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है तो आप इन लोगों से पैसा नहीं बुला सकते, या इन लोगों की जब आपकी कंपनी की हालत अच्छी है तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या होती है बोलो जल्दी से? अच्छा चलो आओ ध्यान दो। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनना, फोकस करो मैं जो कह रहा हूं। इन्होंने 2-2 लाख रुपए की गारंटी दिया बेटा कंपनी को। तो जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी का क्या होगा बोलो जल्दी से? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, तो वाइंडिंग अप के समय मान लो सर कंपनी के जो असेट है ना वो 10 लाख रुपए के हैं, कंपनी की जो लाइबिलिटी है ना बेटा वो कितने की है मैं बताऊं आपको? कंपनी की लाइबिलिटी 15 लाख रुपए की है। कितना शॉर्ट लगा, पैसा कितना कम पड़ा बोलो जल्दी से? सर पे करना है 15 लाख, है हमारे पास 10 लाख, 5 लाख रुपए शॉर्ट पड़ गए। तो मैं कहूंगा A, B और C से इक्वल अमाउंट बुलाए। तो मैं कहूंगा सर एक काम करो, 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 कर दो, मतलब सबसे इतना पैसा बुला लो, 166667, है ना? तो 1,66,667 रुपीज बुला लो सारे लोगों से, बराबर है क्या? ओके सर। दूसरा केस देखो, क्या सबको समझा ये बात? इसको डिवाइड बाय 3 किया तो सब ABC से उतना पैसा बुला लो, ठीक है? ओके। दूसरा केस अब देखो, सर असेट है कितने के? 20 लाख रुपए के। सर लाइबिलिटी है कितने की? लाइबिलिटी आ रही है मान लो 40 लाख रुपए की। शॉर्ट कितने से पड़ रहा है? 20 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है बोलो? 20 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहा है। जरा मुझे बताओ, बोलो ना, बोलो ना, कि ABC से कितना पैसा बुलाओगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं ABC से कितना पैसा बुलाओगे? बताइए आंचल, ABC से कितना पैसा बुलाएंगे? बोलो 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 जल्दी से, कितना बुलाएंगे? ABC से कितना पैसा बुलाएंगे? सर ABC तीनों से मिलके कितना पैसा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग सर, ये 6 लाख रुपए ही कंट्रीब्यूट। सर लेकिन 20 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं ना, 20 लाख रुपए सर कम पड़ रहे हैं, ऐसा मत करो ना सर, 20 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अब क्या करें सर? तो देखो, अगर 20 लाख रुपए कम पड़े या 20 करोड़ कम पड़े, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो 6 लाख रुपए देंगे, क्योंकि वादा किया, जितने का वादा किया
उतना ही निभाना पड़ेगा, जितने का वादा किया उतना ही निभाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर से कहूंगा, जितने का वादा किया उतना ही निभाना पड़ेगा, यानी कि सर यहाँ पे आपको 6 लाख रुपए देने की ही जरूरत है, ऐसा इनका कहना है। क्या आप इस बात को समझे क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, ये जो पैसा है ना, सिर्फ और सिर्फ असेट और लाइबिलिटी का शॉर्टफॉल नहीं, वाइंडिंग अप के समय कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं ना बेटा, वो एक्सपेंसेस को भी गिन लेना आप, है ना। मतलब ये शॉर्ट करने पर एक्सपेंसेस भी जोड़ लेना, और उसका सब कुछ मिला मुलू के उतना ही पैसा, हम 6 लाख जितना ही पैसा देने वाले, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे लिक्विडेटर आता है तो उसकी प्रोफेशनल फीस होती है, तो वो प्रोफेशनल फीस, जैसे ऊपर वाले केस में 5 लाख शॉर्ट पड़ा, मान लो सर लिक्विडेटर को यहाँ पे 50,000 की फीस देना पड़ता, तो मैं क्या कहता फिर कि 5,50,000 पैसा बुलाना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 3 करके, समझे क्या? हाँ सर, बोलो जल्दी से, समझे क्या, है ना? यस सर। चलिए सर आगे बढ़े। हाँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बिल्कुल अरशद सही बोले आप, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी अपन बुलाते हैं, मतलब वो भी इंक्लूड करते हैं, और उसको पैसा बुलाते हैं अपन किनसे? एबीसी से, और वो उनके गारंटीड अमाउंट में, उनके गारंटीड अमाउंट में होता है। सर लेकिन मुझे बताओ, 6 लाख बुलाया, मतलब सर 14 लाख का क्या हुआ? डूब गए। क्या हो गया, बोलो जल्दी से? डूब गए। किसके डूब गए? जिसको भी पैसा लेना था, यानी कि क्रेडिटर के पैसे डूब गए। टाइटैनिक, क्या कहा मैंने, बोलो? क्रेडिटर के पैसे डूब गए, इस बात का ध्यान रखना, उनका नुकसान होने वाला है। क्या होने वाला है, बोलो? उनका नुकसान होने वाला है क्रेडिटर्स का, ऐसा आप समझ लीजिए। बराबर है क्या? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या? ठीक है, चलिए सर, इतने पार्ट को पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक जबरदस्त वाली एक और चीजें बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। कहा गया, हाँ, लो लाइबिलिटी क्लॉज, आओ बेटा आओ, देखो, हाँ, क्रेडिटर्स के पैसे पानी में गए, छपाक, बिल्कुल सही। आओ देखो क्या, सुनो ना, सुनो ना। सेक्शन 41D रिक्वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल स्टेट, अगर मान लो सर कंपनी की यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर्स है कंपनी, तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कितना? अनपेड अमाउंट जितना। फिर सर लिमिटेड बाय गारंटी है, तो अमाउंट विच ईच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, ईच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, कब? टू द असेट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब ध्यान दो, ऊपर के केस में कभी भी ना, एनी टाइम एनीवेयर ये पैसा बुला सकते हैं, लेकिन नीचे वाले केस में नहीं, जब डूबेंगी कंपनी तभी बेटा वो पैसा बुलाएंगे, ठीक है। वाइल ही इज अ मेंबर, तो देखो क्या, ये पैसा कब बुलाया जा सकता है? जब वो मेंबर है, या विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, or the debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member as the case may be। ये वाला पॉइंट समझो, ये वाला पॉइंट मुझे आपको पढ़ाना है, जो नया पॉइंट है आपके इंटर के अंदर, ठीक है ना। सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो बेटा, मुझे आपका फोकस यहाँ पे चाहिए। अभी अभी बहुत एकदम मजेदार पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैं चाहूंगा कि आप कॉपी कर लेना आपके बुक में, ठीक है ना, ताकि आपको बाद में समझे ना, आपको ध्यान आए। देखो सर सुनो, ए बी सी, ये क्या है बेटा? मेंबर्स है, ठीक है, ओके। सर सुनो, यहां से यहां तक, ठीक है। अब यहाँ पे ए छोड़ दिया बेटा, यहाँ पे ए ने अपने शेयर्स किसको दे दिया? बी को दे दिया। मतलब मैं ऐसा कहूंगा आप लोगों के साथ कि ए सीज हो गया, ए स्टॉप बीइंग अ मेंबर हो गया, ठीक है ना, ओके, ठीक है सर। अब इसके आगे यहाँ का है 1 ईयर का पैरामीटर, बोलो जल्दी से, 1 ईयर का पैरामीटर, ठीक है। सर ए बी और सी ने कितना पैसा बोला था? पैसा हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। अब सीधी सी बात है, जब ए ने बी को शेयर्स बेचा तो बी की भी 2 लाख की लाइबिलिटी होने वाली है, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो सर, इसके दरमियान, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो टेन्योर है, मैं 3 टेन्योर्स यहाँ पे बना देता हूं। देखो, 1 मिनट रुको, देखो, ये है बेटा टेन्योर नंबर 1 आपका, ये है पीरियड 1, ये है आपका पीरियड 2, और ये है आपका पीरियड 3। फिर से कहूंगा, ध्यान दो यहाँ पे, ये है पीरियड 1, ये है पीरियड 2, और ये है पीरियड 3। सर देखो हो क्या रहा है, अगर पीरियड 1 में वाइंडिंग अप हुआ, ठीक है ना, मान लो असेट कितने के थे? 10 लाख रुपए के थे, लाइबिलिटी कितने की थी? 20 लाख रुपए की थी, शॉर्टफॉल कितने का हुआ? शॉर्टफॉल हुआ 10 लाख रुपए का।
तो पैसा किससे मिलेगा? ABC से मिलेगा। कितना मिलेगा बोलो? 6 लाख रुपए मिलेगा। 4 लाख रुपए का लॉस होने वाला है। किसका? क्रेडिटर का 4 लाख रुपए का लॉस होने वाला है। क्या इतना पॉइंट सबको क्लियर है? सारे लोग बता दीजिए मुझे, क्या इतना पॉइंट सभी लोगों का क्लियर है? क्या एकदम इजी इजी है ये? यस सर। अब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ सेकंड वाले सिनेरियो के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब कौन सा सिनेरियो है? BP2 वाला एरिया है, जब जहां से ए सीज हुआ है और वहां से लेके 1 साल के बीच में अगर कंपनी का क्या होता है, इस पीरियड में अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। फिगर सेम रखेंगे। ए का है बेटा, असेट है 10 लाख, यहाँ पे लाइबिलिटीज है कितने? 20 लाख रुपए। तो शॉर्टफॉल कितने से पड़ा? सर शॉर्टफॉल पड़ा यहाँ पे 10 लाख रुपए का। मैं आपको बताऊं लॉ क्या कहता है, सुन लो। लॉ कहता है यहाँ पे कि अगर ये इस समय वाइंडिंग अप हुआ ना, तो वैसे अब पैसा कौन देगा बेटा? मुझे एक बात बता। अच्छा यहाँ पे है ना, मैं डी लिख लेता हूँ, ये डी लिख लेता हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे पैसा कौन देगा? डी, बी और सी देगा। कितना देगा बोलो? 6 लाख रुपए देगा। लेकिन लॉ ने कहा हम एक जबरदस्त एंट्री मारने जा रहे हैं। हमने एक प्रोविजन ऐड किया है जो कहता है कि ए बी यहाँ पे 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा बोलो? 2 लाख रुपए। उसकी मैक्सिमम जो लाइबिलिटी थी ना, उतना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है वो उन डेट्स या। लेकिन ध्यान रखो सर, हम लोग कहेंगे, मतलब इन्होंने कहा कि जिस समय कंपनी, सुन लो, जिस समय एक मेंबर सीज हो रहा है, वहां से लेके 1 साल तक के अंदर अगर कोई भी कंपनी का बाइंडिंग अप हो जाता है और उस समय पुराने अभी भी डेट्स प्लस लाइबिलिटीज पड़ी हुई है, अगर कंपनी के लाइबिलिटीज में अभी भी पुराने डेट्स पड़े हुए हैं ना, तो उन डेट्स के टुवर्ड्स किसकी लाइबिलिटी आएंगी? ए की लाइबिलिटी आएंगी। अच्छा, जितने डेट से उतनी लाइबिलिटी आएंगी मैक्सिमम। मतलब अगर मैक्सिमम 1 लाख के डेट्स होते तो 1 लाख की लाइबिलिटी, लेकिन 5 लाख के पुराने डेट से तो मेरी 2 लाख की लाइबिलिटी होती है। समझ रहे? डेट्स और गारंटी गिवन विचएवर इज लोअर, उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ए। यहाँ पे मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे मतलब पुराने डेट्स अच्छे खासे है करके, इसलिए मैं 2 लाख रुपए यहाँ पे ले रहा हूं। आप समझे क्या बात को? यस सर। मतलब अब क्रेडिटर का लॉस कितने का हुआ होगा? अब क्रेडिटर का 2 लाख रुपए का ही लॉस होगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मान लो हम P3 में, पीरियड 3 जो है ना बेटा, उसमें हम लोग अगर डिसॉल्व हो रहे हैं, वाइंडिंग अप हो रहे हैं, क्या हो रहा है बोलो जल्दी से? वाइंडिंग अप हो रहे हैं करके, ठीक है ना। सारे लोग ध्यान देना यहाँ पे। आप पार्टनरशिप का दिमाग मत लगाना, पुराने डेट्स के लिए कौन पैसा देगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये कंपनीज एक्ट चल रहा है, चुपचाप कंपनीज एक्ट में दिमाग लगाओ, है ना। आपके माइंड में पक्का आएगा, सर पुराने डेट के लिए डी से क्यों ले रहे पैसा? बेटा वो सब छोड़ने का, ये चल रहा है कंपनीज एक्ट। फोकस करो कंपनीज एक्ट के ऊपर। वहां पार्टनरशिप बहुत छोटे लेवल का धंधा है बेटा, कंपनी बहुत ह्यूज लेवल का धंधा है। आप वहां सॉर्ट करते बैठेंगे क्या ओल्ड न्यू, है ना, वहां बना रहे ना जी ना, ठीक है ना। चलिए सर, आओ यहाँ पे ध्यान दो, सुनो। अगर सर P3 के बारे में बात हो रहा है, क्या कह रहा हूं मैं बोलो? सर पीरियड 3 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पीरियड 3 में अगर वाइंडिंग अप हुआ, असेट है 10 लाख के, लाइबिलिटी है कितने की बोलो? 20 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। तो ऐसे केस के अंदर मुझे जरा एक बात बता दो, क्या कह रहा हूं मैं? मुझे जरा एक बात बता दो, शॉर्टफॉल कितने का हुआ? 10 लाख का। बोलो किस किस से पैसा लाओगे? सारे लोग जल्दी से बताइए, किस किस से पैसा लाओगे? कमेंट करो जल्दी से, किस किस से पैसा लाओगे? फटाफट कमेंट करो, कौन कौन पैसा देने वाला है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहां ओनली डी, बी, सी कंट्रीब्यूट करेंगे 6 लाख, मतलब 4 लाख का लॉस क्रेडिटर का। समझ गए क्या? बोलो जल्दी से, समझ गए क्या आप बात को? अरे बोलो, फटाफट बोलो। यस। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि मेंबर की लाइबिलिटी कब होती है? देखो लाइबिलिटी कब आती है? लाइबिलिटी तब आती है बेटा, समझना, एक तो जब वो मेंबर हो, या दूसरा वो सीज टू बी मेंबर हो गया, वो सीज हो और उसके 1 साल के अंतर्गत वाइंड अप हुआ हो। ये पहली कंडीशन है, वाइंडिंग अप 1 साल के अंदर हुआ हो, ठीक है, ये पहला। और और साथ साथ में यानी कि प्लस दूसरी कंडीशन क्या है? ओल्ड डेट्स और लाइबिलिटी है, ओल्ड डेट्स और लाइबिलिटी है। तब मैं कहूंगा आप लोगों के साथ, कि ये जो सीज मेंबर है ना, सीज मेंबर है, इसकी भी लाइबिलिटी आती है। और कितनी लाइबिलिटी आती है?
लाइबिलिटी आती है ओल्ड डेट और गारंटी विच एवर इज लोअर, समझे क्या? विच एवर इज लोअर, इतनी लाइबिलिटी आती है, ऐसा। बताओ जल्दी से, समझे? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। ये न्यूमेरिकल्स कॉपी कर लिया आप लोगों ने? क्या ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कॉपी कर लिए? बोलो जल्दी से। यस, चलो आओ। ये क्लियर हो गया होगा अभी लाइबिलिटी क्लॉज आपको? ठीक है, आ जाओ देखो। नोट, those shareholders who are the members of company at the time of winding up are included in list A. They are primarily liable for the making payment at the time of winding up. While list B contains of those person who were members of company during 12 months preceding the date of winding up. B list contributees are liable if the amount realized from contributories of A is not sufficient to discharge liability of company. सीधी सी बात है। मैं पैसा पुराने वाले लोगों से कब बुलाऊंगा? मैं एक्स से पैसा कब, मतलब एक्स मेंबर से मैं पैसा कब बुलाऊंगा? जब करंट मेंबर मेरे को पैसा नहीं दे पा रहे तब। ऐसा इनका कहना है। मतलब करंट मेंबर्स की लाइबिलिटी सफिशिएंट नहीं हो पा रही है मेरे को फुलफिल करने के लिए, तब मैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि तब मैं पैसा बुलाऊंगा बेटा। ठीक है ना, समझ गए क्या? सारे लोग बोलो फटाफट जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? है ना, यस सर। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मतलब सीज मेंबर लायबल होता है ओल्ड डेट्स के लिए, और वो भी 1 साल तक के लिए, बस 1 साल के बाद आप उससे पैसा नहीं बुला सकते। क्लियर कट वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, आइए सर, अब हम लोग चलेंगे कैपिटल क्लॉज के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे बोलो जल्दी से? कैपिटल क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सर कैपिटल क्लॉज ऑफ द कंपनी क्या कहता है? तो कैपिटल क्लॉज ऑफ द कंपनी बातचीत करता है, यहाँ पे ये बताता है अथोराइज कैपिटल के बारे में। देखो ये बात करता है कि अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कंपनी का रजिस्टर्ड है, जिसे बोला जाता है अथोराइज या नॉमिनल कैपिटल। जैसे कल याद है कि आपको अपन ने देखा था रिलायंस का कितने का था अथोराइज कैपिटल? 15,000 करोड़ का। कितने का था बोलो जल्दी से? 15,000 करोड़ का बेटा रिलायंस का यहाँ पे कैपिटल था। ऐसा हम लोगों ने देखी भी थे कल के इसमें। ठीक है, चलो सर, अभी ये एकदम हार्ड हार्ड मैथ्स के सवाल पूछेंगे अपने से, वो भी तो सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, है ना? आ जाओ सर, ये कितना हुआ? 98 होगा शायद, है ना? ओ, अरे रुक रे बाबा, इंडस्ट्रीज 90, 47, 67। हाँ देखो, ये देखो कितना दे के रखा है यहाँ पे अथराइज कैपिटल, आप सारे लोग देख लेंगे बेटा। अथराइज कैपिटल दे के रखा है 15,000, और आखिरी में जीरो तो देखो कितने है ना, 7 जीरो। 7 जीरो से 1 करोड़ बनता है, और 3 यहाँ पे 15,000, तो हम लोग कहेंगे 15,000 करोड़ क्या है इनका? इनका आता है अथराइज कैपिटल है। अच्छा सर, अथराइज कैपिटल 15,000 क्यों? 1 लाख करोड़ रखेंगे? मतलब मैं कंपनी बनाऊंगा सर तो 1 लाख करोड़, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये जितना भी आप कैपिटल रखते हो ना, इसके ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी एब्रप्टली अमाउंट डाल दो, क्या तो फर्क पड़ता है करके, बहुत फर्क पड़ता है। हेवी स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है। आप सोच नहीं सकते रिलायंस ने कितने करोड़ों में स्टैंप ड्यूटी पे की होंगी इसकी, ये अथराइज कैपिटल रखने के लिए। ठीक है, ओके सर। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी बताते हो डिवीजन इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे देखो, मान लो अगर मैं 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल रख रहा हूं, और मैं जो पर है ना, समझना बात को, पर शेयर में 10 रुपए वैल्यू रख रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कि 1 लाख इंटू 10, ये डिविजन करके मैं बताऊंगा। क्या कहा मैंने? बोलो, 1 लाख शेयर्स इंटू 10, ऐसा डिविजन करके बेटा मैं बताऊंगा यहाँ पे। बराबर है क्या? यस सर। तो इसे क्या बोला जाता बताइए? डिवीजन इनटू शेयर्स ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट इसे कहा जाता है। और इसके अलावा अगर मैं कहूं, द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम एग्री शैल बी
नॉट लेस देन 1 शेयर। वाह, क्या बोला है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर जो सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, याद है ना, सब्सक्राइबर ऑफ एमओए मतलब वो लोग जो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होंगी तो ये लोग मेंबर बन जाएंगे, है ना। पब्लिक कंपनी में कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं मिनिमम सर, 7 लोगों को रखना पड़ता है और प्राइवेट में 2 रखना पड़ता है। तो ये जो सब्सक्राइबर ने कितना अंडरटेक किया है शेयर्स लेना, वो भी इसके अंदर यहाँ पे दिया होता है कि कितने शेयर्स ये एग्री करेंगे, जो मिनिमम 1 होना ही चाहिए, मतलब नॉट लेस देन 1, मतलब ऐसा 0.5 शेयर लिया, ऐसा गरीबी मत करना, मिनिमम 1 शेयर तो देना ही देना पड़ेगा आपको, है ना। यस सर, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है कैपिटल क्लॉज। लिखो, आप बनाएंगे बेटा कैपिटल क्लॉज के नोट्स, जान दो मैं ही बना देता हूं। आओ लिखो कैपिटल क्लॉज, लिखो फटाफट कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या होता है बताओ, चलो फटाफट लिखो। सर इसमें होता है अथराइज कैपिटल के बारे में, फिर इसमें क्या होता है उसके डिवीजन के बारे में, और सब्सक्राइबर ऑफ एमओए undertake, subscriber of MOA agree to subscribe, agree to subscribe। हो गया, बोलो हो गया क्या। चलो सर अगला लिखो, अगला 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 5th पॉइंट, 5th ही आएगा नहीं 6th आएगा। चलो 6th में लिखो, 6th कौन सा क्लॉज है। अब आता है बेटा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या आता है बोलो, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर क्या आता है देखो, ये ऊपर वाले केस में आपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने सब्सक्राइब करेंगे उसके बारे में डाला। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आप क्या डालते हो, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आप डालते हो सब्सक्राइबर के बारे में। किसके बारे में बोलो, सब्सक्राइबर, यूट्यूब नहीं नहीं, सब्सक्राइबर मतलब वही जो मेंबर लोग अंडरटेक कर रहे हैं, जो सब्सक्रिप्शन ऑफ एमओए वाले लोग हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे आपको है ना नेम प्लस नंबर ऑफ शेयर्स दोनों डालना पड़ता है। नेम प्लस नंबर ऑफ शेयर्स आपको शो करना पड़ता है। आप नाम लिखोगे और कितने वो लोग अंडरटेक कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने वाले, कितने परचेज करने वाले, उसके बारे में आप यहाँ पे डालते हो। ठीक है, चलिए सर अब लिखेंगे 7th वाला पॉइंट। 7th वाला पॉइंट ये नॉमिनेशन क्लॉज होता है, नॉमिनेशन क्लॉज। आप खुद बताइए मुझे, नॉमिनी कहां पे अपॉइंट होता है सर, कौन से कंपनी में होता है, ओपीसी में होता है, ठीक है ना। तो ओपीसी में ये नॉमिनेशन क्लॉज है जिसमें आपको क्या बताना पड़ता है, नेम ऑफ नॉमिनी आपको बताना पड़ता है, ठीक है। ओके चलो डन हो चुका है, एक बार पढ़ डालो, फटाफट पढ़ डालो, जल्दी जल्दी पढ़िए ये दोनों पॉइंट को, जल्दी से रीड करेंगे इसको बिल्कुल। सर सब्सक्राइबर और मेंबर का मीनिंग अलग होता है। सब्सक्राइबर बेटा कंपनी बनने से पहले होते हैं लोग, और मेंबर कब बनेंगे, कंपनी बनेंगी तभी लोग मेंबर बनेंगे ना, ऐसा। जैसे देखो मान लो आज हमें, आप और मैं, अपन दोनों मिलके ना प्राइवेट कंपनी ओपन कर रहे हैं, तो अपन एप्लीकेशन डाले, 15 अगस्त को अपन ने एप्लीकेशन डाले, ठीक है ना। ओके, तो ये पीरियड में अपन सब्सक्राइबर बोले जाएंगे। और मान लो अपनी कंपनी का अप्रूवल 25 अगस्त को आ जाता है, तो 25 अगस्त के बाद अपन मेंबर बन जाएंगे उस कंपनी के, ऐसा, ठीक है। चलो हो गया क्या, अरे बोलो जल्दी, इतना सेक्शन वेक्शन आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ है ना सेक्शन 4 याद रखना है बेटा, है ना। सेक्शन 4 इज फॉर एमओए। इतना अंदर कहा जाएंगे आप, सब क्लॉज, फिर ये सब चीजें देखो, सेक्शन है, फिर उसके बाद सब सेक्शन है, फिर यहाँ पे क्लॉज है, सब क्लॉज है, इतना नहीं याद रखेंगे रे, सिर्फ सेक्शन याद रखने का बहुत हो गया सेक्शन, है ना। यस चलो आगे बढ़ू क्या, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, फटाफट बताइए। ब्रेक चाहिए आप लोगों को, आपको ब्रेक चाहिए कि छुट्टी चाहिए आज हाँ, ब्रेक चाहिए कि छुट्टी चाहिए, बोलो बोलो बोलो। चलो जबरदस्त, ब्रेक ओनली, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ब्रेक चाहिए आपको, चलो आप ब्रेक लेंगे थोड़ी देर, फिर अपन लोग क्या करेंगे, फिर अपन लोगों को यहाँ पे है ना फॉर्म्स वगैरह यहाँ पे पढ़ना है। स्लैब्स का मतलब होता है बेटा
एस का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, एल का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पी का मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन, एस का मतलब होता है कॉमन सील। ये वो कंपनी में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहते थे क्या, ऐसा। ठीक है, चलो सर, चलो छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, फिर उसके बाद मैं एक दो टॉपिक और पढ़ा दूंगा आपको, ये एमओए के फॉर्म्स वगैरह डिस्कस करूंगा, लगे तो एओए कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, आज यही तक रोक दूंगा, आज थोड़ा सा कम पढ़ा देंगे आपको, जल्दी छोड़ देंगे आज। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है। चलिए सर, तो मिलेंगे हम लोग कब, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं 8 मिनट के। क्या नहीं समझ रहे तुमको बेटा, कुशल दिमाग लगाओ ना थोड़ा, देखो ना बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन क्लॉज किसके बारे में डालेंगे, सब्सक्राइबर के बारे में डालेंगे, जहां पे नेम और नंबर ऑफ शेयर मेंशन होगा। सर ये देखो क्या बोला गया रहा है, अब ये क्या, वो आवाज नहीं आ रही क्या, आ तो रही है बेटा। सर नॉमिनेशन क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज में क्या होगा, नॉमिनेशन क्लॉज ओपीसी में होता है जहां पे नेम ऑफ नॉमिनी दिया जाता है। नेम ऑफ नॉमिनी का नॉमिनी कौन होता है, जो मेंबर के डेथ के बाद क्या बनेगा, मेंबर बनेगा, उसे नॉमिनी बोलते हैं। अरे बोलो ना जल्दी से, उसे नॉमिनी बोलते हैं, खत्म है ना, बस इतना ही तो लिखा है, देखो यहाँ पे वही लिखा होगा। देखिए आओ पढ़ाओ, क्या आपको, आपको सब आयता चाहिए बेटा, है ना, सब आयता कराओ सर। देखो, requires memorandum shall state the name of person nominee who in the event of death of subscriber shall become the member of company in case of one person company। ये वही है, वन पर्सन कंपनी में चीख चीख के लाइन यहाँ पे बोली गई है। अब देखो क्या, दिस प्रोविजन इज करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ 3(1) ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, जो आपने ऑलरेडी सेक्शन 3(1) में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में, उसके करस्पॉन्डेंस में ये बात बोली गई है। जो ऑलरेडी आपका सेक्शन 3 हो चुका है पढ़ के, उसका इनका कहना है कि उसको लेके बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ओपीसी के बारे में पढ़ा नहीं था क्या, 3(1) में अपन लोगों ने, तो उसमें यही तो बात की गई थी कि नॉमिनी जो, अरे ये बोल रहा है उसका रेफरेंस ले लेना, वो वही नॉमिनी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो सर आ जाओ, आगे बढ़े क्या, बोलो 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 जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, नीड हुई तभी मेंबर्स से पैसा बुलाएंगे ना, अगर नीड ही नहीं है तो पुराने लोगों से क्यों बुलाएंगे पैसा, फिर तो करंट लोगों से ही पैसा बुलाएंगे ना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। नीड हुई तो ही करंट वालों से पैसा, मतलब तो ही पुराने वालों से बुलाओगे, ऐसा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़े। ओके सर, चलिए छोटा सा ब्रेक ले लीजिए आप, फिर मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद आपके साथ। और कब अपना ब्रेक होगा, 1:10 तक अपना ब्रेक होगा।
वेलकम बैक। चलो 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 सर, आ जाएंगे आ जाएंगे, वापस वापस वापस। फटाफट, चलो चलो चलो। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट रोलिंग। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आपके साथ, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? अभी हम लोग टेबल के बारे में जानने वाले हैं, कुछ फॉर्म्स एंड शेड्यूल्स रिलेटेड टू एमओए। मतलब सर, जब आप एमओए फाइल करते हो या जब आप अपना एमओए बनाते हो, तो कौन से फॉर्म में आपको बनाना है, क्या कहा मैंने, बोलो, कौन से फॉर्म में आपको बनाना है, उसके बारे में ऐसा डिटेल दे के रखा है। अपन वो आईएनसी वगैरह वाले ऐसे फॉर्म्स नहीं देख रहे थे क्या? ऐसा समझो कि सर ये फॉर्म्स है सारे के सारे एमओए के, जो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप ऑफ कंपनी बना रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे देखो सर, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है, जो सबसे ज्यादा यही कंपनीज होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उनको टेबल ए फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, शब्द क्या यूज हुआ है यहाँ पे, बोलो, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उनको टेबल बी यूज करना होगा। सर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर कैपिटल है, मतलब गारंटी एंड शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, तो उनको टेबल सी यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा टेबल डी में अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और टेबल ई में आता है अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। सर मुझे एक बात बताओ, ये तो समझ में आता है सर, ये कंपनी जो है ना, ये मतलब शेयर कैपिटल वगैरह से पैसा वैसा रेस करती है, समझ में आता है। लेकिन सर ये यहाँ पे तो शेयर कैपिटल नहीं है, अनलिमिटेड कंपनी और शेयर कैपिटल भी नहीं है, तो पैसा कहाँ से लाते हैं? कहां से लाते हैं पैसा? तो ऐसे केस में ये जो पैसा है ना, लोन से लाते हैं। लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, क्रेडिट पॉलिसीज हो गया, उससे ये पैसा लाया जाता है। अब सर ये सही में ऐसा कोई कंपनी बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम, आप ऐसा समझ लो, बहुत ही माइन्यूट होंगी कंपनीज, ठीक है ना। मतलब बेसिकली क्यों, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। क्योंकि अब लेकिन तो सर फिर फॉर्म क्यों देके रखा है? अरे बेटा, अगर किसी को बहुत ही मस्ती हो गई बनाने की, तो हम क्या बार बार लॉ को अमेंड करेंगे क्या? नहीं। तो इन्होंने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दे दिया, शेयर कैपिटल, गारंटी और अनलिमिटेड के साथ सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डाल दिए इन्होंने। रहते हैं लोग, बहुत बहुत अलग अलग लोग रहते हैं ना, तो ऐसे केस के अंदर आजकल कुछ भी करते बेटा, ओरियो मैगी भी बनाते, बताओ मेरे को, मैगी के साथ उसमें ओरियो बिस्किट मिक्स करेंगे, मतलब क्या, मतलब कितने छिचोरे लोग हैं, उनके लिए अलग से बेटा वो पुरानों में सजा होनी चाहिए इनके लिए, कि बोले इनको तो यही रोकने का, बोले है ना, यही धरती पे रोकेंगे इनको, इधर उधर नहीं जान देंगे कहीं पे भी, मतलब हदी हो गई यार, कुछ भी करते मतलब लोग, है ना। चलो, तो ऐसे केस में तो इसलिए बोल के रखा है, लोग कुछ भी करते, तो कोई भरोसा नहीं है लोग क्या कर सकते और क्या नहीं, तो इसलिए अपन ने सारे क्या करके रखना चाहिए, सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दे देना चाहिए, ठीक है ना। आओ सर ध्यान दो, मैंने क्या कहा, मैंने बताओ, मैंने आपको बताया यहाँ पे सर, टेबल ए बी सी डी ये फॉर्म्स है बेटा, किसके? एमओए के फॉर्म्स है। सर ये किसके फॉर्म से, बोलो जल्दी से, एमओए के। ये पहला है बेटा लिमिटेड बाय, सभी लोग बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है, कौन सी है, बोलो, लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है। दूसरा देखो क्या है बेटा, दूसरी है गारंटी कंपनी और शेयर कैपिटल है क्या? नहीं। तीसरी है गारंटी कंपनी प्लस शेयर कैपिटल। चौथी है अनलिमिटेड कंपनी, और उसके बाद पहला शेयर कैपिटल नहीं वाला आता है, और फिर आता है अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल से रिलेटेड बात यहाँ पे की गई है, बराबर है क्या? ओके सर, तो अपन ने क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, देखो टेबल एबीसीडी, टेबल एबीसीडी बात करता है फॉर्म्स ऑफ एमओए को लेके। तो इनका कहना है सबसे पहला गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में आता है, जहां पे सर गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल के बारे में इन्होंने बात किया है। समझ रहे हैं क्या आप बात को? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? है ना? यस सर, फटाफट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मुझे, ठीक है। चलो क्विकली बता दो जल्दी से। जोशी हर्ष कह रहे हैं आज तो छुट्टी रख देते सर। जोशी जी, आपको किसने रोका है बेटा? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है आप, आपको क्लास में आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, 2x पे चलाना है 2x पे चलाओ, रोकना है रोको, आपको जो करना है करो, है ना। आदि हो गई यहाँ पे, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए रेडी है, कमाल है ना। चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने चॉकलेट पानीपुरी, हाँ वो भी होता है भाई, वो भी होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। अरे भाई साहब, एक से एक मतलब
मैं कह रहा हूं इन सबको बेटा क्या करना चाहिए, इन सबको एक ट्रक में भर के कुटाई करना चाहिए इनकी, झूठ नहीं कह रहा मैं आपसे, है ना। चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो। चलो चलो चलो, हमने क्या कहा, हमने ये कहा आप लोगों के साथ, क्या कहा बताइए जल्दी से। हमने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर जो MOA है ना, ये MOA अलग अलग यहाँ पे फॉर्म्स में होते हैं। क्या होते हैं बताइए, अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। आपको हैरान होगा सुन के बेटा, लेकिन मैंने तो ये भी देखा हो बेटा, वो क्या आता है यार, वो एक पान मसाला आता है ना, वो पान मसाले को वो आइसक्रीम में मिक्स करके ऐसा खटखट खट करके उसका वो रोल वोल करके सर्व किया। मैं कहा भाई साहब रजनीगंधा, बताओ शौकीन तो देखो हमारे क्लास में कितने बोले रजनी, तुरंत इनको नाम वाम याद आ गए, है ना। तो वो जो अब इतने खतरनाक, मतलब मैं क्या बताऊं यार, सही में ना इन सबको पकड़ के, इन सबको पकड़ के बेटा तड़ी पार कर देना चाहिए। ये रहने के लायक ही नहीं है बेटा ये यहाँ पे, है ना, कुछ भी करते, है ना। आओ सर, चलो 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 दोस्तों, ध्यान दो यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे सर, आइए आइए। आइसक्रीम के पकोड़े कैसे हो सकते हैं यार, वो तो पिघल जाएंगे ना यार, आइसक्रीम तेल में तलने के बाद पिघलेंगी नहीं क्या, वो कुछ भी बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया बेटा, है ना। आओ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया अभी वो, ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है, ठीक। आओ स्त्री टू देखा क्या सर? हाँ कल ही गया था, कल ही रात में गया था मैं स्त्री टू देखने। अच्छी मूवी है यार, बहुत प्यारी मूवी, बहुत ही जोरदार एकदम, मजा आ गया। चलो सर आओ ध्यान दो यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैंने बैड न्यूज देखा था, इतनी बैड थी ना वो, मतलब आप सोच नहीं सकते। मतलब विक्की कौशल का करियर, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कैटरीना ने छोड़ देना चाहिए विक्की कौशल को ऐसी वाहियात मूवी बनाने के लिए, इतना बेकार। अरे भाई साहब कितनी, मतलब इतनी वाहियात कि वाहियात भी अच्छा शब्द बोल रहा हूँ मैं, मतलब उससे भी अगर कुछ गया गुजरा होगा तो वो शब्द डाल दो उसके लिए। बहुत ही, हाँ मतलब उन्होंने तो वाकई मतलब ऐसा कस्टमर को ऑनर देना चाहिए कि थैंक यू आप आए मूवी देखने के लिए, थैंक यू, ऐसा पर्सनलाइज वीडियो भेजना चाहिए बेटा सबको। चलो आओ ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। सर मैं बात कर रहा था यहाँ पे, अभी आ जाओ बेटा, अपन टेबल्स को लेके थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, आओ। तो ये अलग अलग टेबल से अलग अलग फॉर्म से आपकी कंपनी के हिसाब से आप एमओए इस फॉर्म में डिजाइन करते हो। जैसे अगर मेरी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है तो मैं टेबल ए बनाऊंगा। मेरी सर मान लो फॉर एग्जांपल मेरी गारंटी कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल ही नहीं है। सर जहां पे भी शेयर कैपिटल नहीं दिख रहा है समझ जाना ये लोन से अपना गुजारा करती है करके, ठीक है। लोन हो गया या बाहर से एडवांसेस हो गए, वो सारी चीजों से अपना गुजारा करती है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहे यहाँ पे तो ये क्या कहा, ये पूरे के पूरे अलग अलग फॉर्म्स है जो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। सर मुझे बताइए कहाँ पूछे जाएंगे? एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बट नहीं पूछते क्योंकि बहुत कुछ है पूछने के लिए, तो ये नहीं पूछेंगे आपसे। पूछना है तो दूसरे बहुत सारी चीजें जो ये लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। आओ सर अब ध्यान दो। अब बेटा देखो ये वाला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कभी ना कभी, अब ये पॉइंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लू बॉक्स है, याद रखना मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। बस फिर खत्म हो रहा है अपना, फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे, होमवर्क दूंगा और समाप्त करेंगे आज के सेशन को। देखो यहाँ पे क्या सर, सेक्शन 399 क्या कहता है? सेक्शन 399 कहता है कि मेमोरेंडम क्या है बेटा? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अरे रे 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 जहरीला, क्या बोला बोलो जल्दी से। सर एमओए जो है ना ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्या है बोलो? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अच्छा पब्लिक डॉक्यूमेंट मैंने आज ही बताया था आपको। पब्लिक डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है कि आप और मेरे जैसे लोग जो कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं है ना, वो भी आरओसी के पास जा सकते हैं। उनको आप आरओसी जानते हैं बेटा, आप पैसा दो उसको, पैसा पे एक तमाशा देखे ना, जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है आरओसी बोलेंगे मेरा बाबू कैसा है, तो आपने उसको पैसा दिया वो आपको देती डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो आरओसी आपको डॉक्यूमेंट्स देती बेटा, ठीक है। तो आरओसी क्या देने वाली है? पब्लिक ये जो एमओए और एओए ना ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हालांकि अभी आपने एमओए पढ़ा तो मैं कहूंगा कि एमओए क्या है बताइए जल्दी से। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अरे अरे यार मतलब इसका ये मतलब है बेटा कि हर एक व्यक्ति जो भी कंपनी के साथ डील करे, क्या कहा मैंने बोलो, हर एक व्यक्ति जो भी कंपनी के साथ डील करे, हम प्रिज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? अज्यूम इसका अर्थ होता है कि कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है, कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो हम अज्यूम करेंगे कि उसको नॉलेज है किसके बारे में? सर कंडीशन जो भी एमओए के अंदर दे रखी है उसको पता है।
करके। मतलब सर इतने जो क्लॉजेस पढ़े हमने, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज और क्या क्या पढ़े अपन लोगों ने, लाइबिलिटी क्लॉज पढ़े, ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़े सर, फिर नॉमिनेशन क्लॉज पढ़े, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हुआ, सिचुएशन क्लॉज, ये सब जितने भी क्लॉजेस पढ़े हैं ना, ये सब के बारे में आउटसाइडर को पता है ऐसा मैं अज्यूम कर लूंगा। क्या कर लूंगा बोलो जल्दी से? ऐसा मैं अज्यूम, अज्यूम का मतलब होता है पहले से मान लूंगा कि इनको इस बारे में पता है। ठीक है, ओके सर। अब देखो क्या, अब देखिए, एज पर सेक्शन 4(7) क्या बोला जा रहा है बोलो? एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 7, एनी प्रोविजन इन एमओए एओए इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कोई भी हो, shall not give a person right, shall not give a person right to a divisible profit otherwise than as a member। सीधी सी बात इनका कहना है कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे ना, वो केवल और केवल कंपनी के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बोलो? केवल और केवल कंपनी के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अलावा कि कोई भी दूसरे व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्या? नहीं सर। डिविजिबल प्रॉफिट है, कोई भी प्रॉफिट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे केवल और केवल मेंबर्स को। आप कुछ भी कर लो, मैंने क्या कहा? आप कुछ भी कर लो। अगर आप कोई मान लो आप ऐसा बोलते कि नहीं नहीं हम तो क्रेडिटर को भी पैसा देंगे, हमारी कंपनी बहुत बड़ी, वो ट्रांजैक्शन वॉइड होंगे। मतलब ये तो एक्ट में बोल दिया। क्या कहा मैंने? बोलो, कंपनीज एक्ट में बोल दिया कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के साथ हो सकता है, बाकी किसी के साथ और नहीं हो सकता, ऐसा इनका कहना है। क्या कहा मैंने? बोलो, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के साथ हो सकता है, बाकी और किसी के भी साथ, बाकी और किसी के भी साथ सर नहीं होने वाला है, ऐसा इन्होंने कह दिया, ऐसा इन्होंने बता दिया। समझ गए? सारे लोग फटाफट बताएं मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए? क्या एकदम इजी? यस सर। चलिए आ जाओ, इसको लिखना लिखना नहीं है अपने इसमें, आ जाओ सर। अब ये पढ़ेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। सर, महिमा वॉज इनकॉर्पोरेट, मतलब महिमा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो बताओ एनसीएलटी कैसे बजाएगा? तो देखो, एनसीएलटी रेगुलेट करवा सकता है मैनेजमेंट को, लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है, रिमूवल करेगा, ऑर्डर कर देगा वाइंडिंग अप का या अदर ऑर्डर जो भी उसको ठीक लगे। लेकिन ऑर्डर करने से पहले ROBH दिया जाता है बेटा, और ट्राइब्यूनल जो भी ट्रांजेक्शन एंटर हुआ है उसको कंसिडरेशन में लेता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल लेता है। समझ रहे हैं आप बात को? ओके। किसी को कोई दिक्कत बेटा? बताइए मुझे जल्दी से, किसी को कोई भी दिक्कत हुई क्या? कोई क्वेश्चन सॉल्विंग में किसी को कोई भी दिक्कत हुई तो बताइए। सेकंड, इसमें देखो क्या, सेकंड, अब ये बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 वाले। देखिए, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेंडेड टू फॉर्म अ क्लब, नेमली बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब, as limited liability company to impart classroom teaching and aircraft flight training to the trainee pilots. It was decided to form limited liability company for charitable purpose with section 8 of Companies Act for the period of 10 years, and thereafter club will be dissolved and surplus asset any will be distributed among members। आइला, members को तो distribute हो ही नहीं सकता सर, ये किसी दूसरे charitable objects वाली कंपनी को चले जाता है, या ये क्या IBC फंड में चले जाता है, ऐसा यहाँ पे होता है। ठीक है, ओके सर। तो बताइए क्या ये फीजिएबल है क्या प्रपोजल? तो सबसे पहले तो आप सेक्शन 8 के बारे में डालोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लाइसेंस वाइसेंस लोगे और कंपनी ओपन कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो इस केस में क्या है, ये मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, तो देखो विल नॉट होल्ड गुड, क्या बोला यहाँ पे? बोलो कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बोला गया है। किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बोला गया है? कि सर अगर आपके कोई भी पैसा वैसा होता है ना, तो ये सारे जितने भी बाइंडिंग अप है ना, आप क्या कर सकते हो सर, आपको दूसरे कंपनी को, एक तो सेम कंपनी को देना पड़ता है या IBC फंड में ट्रांसफर करना होता है। तो इस चीज के चलते हम लोग बोलेंगे कि ये प्रपोजल फीजिएबल नहीं है। क्या नहीं है बोलो जल्दी से? ये प्रपोजल फीजिएबल नहीं है करके ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। फीजिएबल का नहीं है मतलब क्या होता है कि आप ऐसे प्रपोजल को कैरी आउट नहीं कर सकते हो करके, ऐसा इनका कहना है। ठीक है सर, परफेक्ट है। अब देखो क्या, अल्फा लिमिटेड अ सेक्शन 8 कंपनीज प्लान टू खत्म। बस नहीं नहीं बस कर, आगे पढ़ना ही नहीं है बेटा। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, सीधा लिख देना यहाँ पे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है बैन होता है बेटा, कि आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन में डिफरेंस है ना। प्रोहिबिशन मतलब आप कर ही नहीं सकते बेटा, आप समझ रहे हैं क्या बात को? आप ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। जैसे मैंने दादी वाला एग्जांपल दिया था बेटा, लड़की मतलब लव मैरिज चाहिए ही नहीं दादी को, मम्मी भी लाइक कि नहीं नहीं ढूंढेंगी तो समाज के ढूंढना करके, ऐसा वैसा पूरा एकदम ऐसा मम्मी बाकायदा बताएंगे आपको। तो बस यही वाली बात है ना। तो मम्मी जो लगाती है वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है, पर दादी प्रोहिबिशन लगाती है, नहीं चाहिए ही नहीं करके, है ना ऐसा। चलो सर आओ,
जिस दिन तूने ऐसा किया ना, बस मेरा आखिरी दिन होगा, समझ लेना। मैंने कहा अरे यार नहीं है ना दादी यार, समझो ना आप बात को। ऐसा वो शादी से पहले पूछते हैं आपसे बेटा, पूछेंगे आपसे भी बाद में। ज्यादा समय नहीं है आपको, 4-5 साल ही आपके पास, बहुत हो गया 6 साल। ठीक है आओ। हाँ चलिए सर, अगले देखो यहाँ पे क्या, अगले पॉइंट पे देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। सेक्शन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। सॉरी, सेक्शन नंबर 17 ही, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया है मुझे, आखिरी सवाल है क्या ये अपना? आई थिंक सो यस, ये आखिरी सवाल है। चलो देखो क्या, Alpha School started imparting education. The sole objective was to provide education of weaker society free of cost या nominal fee depending upon financial condition. However, on 30th March, it came to knowledge that to the central government that school was operating by violating है ना, violating objects, due to which it granted the status of Section 8 under the Companies Act. Describe what powers can be exercised by CG. देखो ये एनसीएलटी के बारे में बात नहीं किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या अधिकार है बेटा, किस चीज के लिए अधिकार है, बताइए जल्दी से मुझे, किस चीज के बारे में अधिकार है यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखो क्या सर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ऑर्डर, समझो ना बात को, रिवोक कर सकता है आपके लाइसेंस को। लेकिन लाइसेंस को रिवोक करने से पहले आपको आरओबीएच देगा, और अगर वो चाहे तो रजिस्ट्रार आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा सकती है। लाइसेंस को रिवोक करके आपको बोलेंगे एक काम करो, अमलगमेट हो जाओ, तुम्हारा मिलन करा देता हूं किसी दूसरे सेम सेक्शन 8 कंपनी से, समझना। लेकिन आरओबीएच तो होने ही वाला है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंपनी का क्या करवा दे, बाइंडिंग अप करवा दे। क्या करवा दे, बाइंडिंग अप करवा दे। एक तो आपके असेट और लाइबिलिटी को दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करेगा, या असेट लाइबिलिटी को सेटल करके जितना भी सरप्लस आया उस सरप्लस को आईबीसी फंड के अंदर डलवा देता है। क्या करवा देता है, आईबीसी फंड के अंदर डल। याद है कि अपन ने वैसे चार्ट बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके, है ना। देखो अभी देखो, हो सकता है आपको एग्जैक्ट वो चार्ट याद ना है, लेकिन जैसे जैसे अब आपकी रिविजन्स बढ़ती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें याद आती है बेटा। ऐसे अचानक से याद नहीं आएंगे, आप बैठोगे बोले मेरे को पूरा याद आना चाहिए, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है ना। आओ देखो, कहा गया, कहा गया, वो कहाँ है, कहाँ हो तुम। हाँ ये देखिए सर, देखो लाइसेंस को रिवोक करेंगे और पनिश करेंगे के बारे में बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो पहला ऐड करो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा अमलगमेट करो सेक्शन 8 के साथ, या बाइंडिंग अप करके सरप्लस असेट को सिमिलर ऑब्जेक्ट में डाल दो, या आईबीसी फंड के अंदर ट्रांसफर कर दो। ये पूरे कीवर्ड्स है अपने, ये तो आपके आंसर में होना ही चाहिए बेटा, समझ रहे क्या। फिर फॉर्मुलेशन भले अपन अपने हिसाब से थोड़ा बहुत करे तो चलता है, उतना कोई टेंशन नहीं है। कल जो क्वेश्चन होगा हमारा, कल के क्वेश्चन में मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा एक सवाल की। ठीक है ना, कौन सा वो सवाल है वो मेरे को देखने दो। चलो पहली बात तो ये आज आपका होमवर्क है बेटा, है ना। आज का क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क, 1 मिनट रुको, मेरे को है ना इसमें भी लिखने दो अपना डीपीक्यू वाली जो लिस्ट है ना। होप सो आप सभी लोग बेटा अपना जो मैं लेक्चर ट्रैकर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप उसको देख रहे हो, है ना। समय समय पर देखना जरूरी है उसको, आपको बहुत अच्छा उससे ज्ञान मिलेगा कि कहाँ पे अपना चल रहा है, क्या हो रहा है करके, कौन से दिन क्या चल रहा है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर 20 हुआ, और और 21, सब सेक्शन 8 के ही दिख रहे हैं मेरे को। चलो ठीक है, उसके बाद 21 हुआ। ठीक है, यस। कल शायद तक आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। चलो ठीक है, आज का अपना होता है यहाँ पे लेक्चर समाप्त, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ आज के हमारे नोट्स भी अपडेट। ठीक है, ओके। यार ये अपडेट में पता नहीं बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। हाँ अब हो रहा है अपडेट चालू। ठीक है चलेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना, मिलूंगा मैं कल के सेशन में आप लोगों के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल, सी यू ऑल, बाय 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 बाय। आज तो कोई क्लासेस भी नहीं है बेटा, आप तो आज कर भी सकते हो होमवर्क। आज तो मैंने 10 क्वेश्चन, आपने बोलना चाहिए सर आज 10 क्वेश्चन दो, क्योंकि आज बाकी और कुछ नहीं है ना ऐसा। पर आप बोलो मत, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि है ना मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा, झूठ नहीं कह रहा मैं आपसे, है ना। चलो 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 सर, चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, मैं आपको होमवर्क शेयर कर दूं क्या। हाँ हाँ बिल्कुल सर, कोई बात है उसमें। रुको 1 मिनट, कहाँ से, आज है क्वेश्चन नंबर, बस ये आखिरी टाइम है बेटा, मैं होमवर्क शेयर कर रहा हूँ। कल से मैं सीधा आपको स्क्रीनशॉट लेने लगाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। डे हो गया ना, डे 8 आ गया ना अब, डे 8 होमवर्क, डे 8 होमवर्क, सीए इंटर लॉ चैप्टर खत्म हुआ।
तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिविजन भी कर लेंगे। यस हाँ गया ये इंटर, लो भेज दिया मैंने आपको, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। चैप्टर 2 थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है ना, बाकी फिर मतलब बाकी भी है यार, लेंदी है, सभी कोर्स ही लेंदी है पूरा, ऐसा कुछ नहीं है कि लेंदी नहीं है करके। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।